चलो अब देखो ध्यान से, फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सपोज यहाँ पे एक मास है इस तरीके से m1, ठीक है, यहाँ पे एक और एक मास है m2, यहाँ पे एक और एक मास है m3। Now let's assume all three masses in a system। ये पूरा एक सिस्टम हो गया। तो अब ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, हमको वो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी ओरिजिन अज्यूम करेंगे। सपोज ये ओरिजिन हो गया यहाँ पे, तो इस मास का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, लेट्स से इसको ले लेते हैं r1, इस मास का डिस्टेंस यहाँ से ले लेते हैं r2, और इस मास का डिस्टेंस ले लेते हैं क्या, r3। तो अगर मैंने यहाँ पे सपोज अज्यूम किया है ओरिजिन, और मुझे क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, r, यहाँ पे COM लिख रहा हूँ मैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा m1 इंटू r1 प्लस m2, मोमेंट ऑफ मासेस निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ मैं, मोमेंट ऑफ मासेस निकाल रहा हूँ। m2 इंटू r2 प्लस m3 इंटू r3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे एक सिस्टम का। ये सिस्टम में जितने भी मासेस है सब अलग अलग मासेस है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट मासेस। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट मासेस। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग मास होना, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट मासेस। तो इस तरीके से हम निकालेंगे उसका सेंटर ऑफ मास। ओके, नाउ सपोज इफ दे हैव गिवन यू अ थिन रॉड, तो उस रॉड का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, कहने से अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। अगर मैंने रॉड इस तरीके से थिन रॉड लग दी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। रॉड पे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इसकी ना हाइट है ना कोई डेप्थ है, कुछ नहीं, खाली लेंथ है इसकी। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएगा। क्या आएगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इसके सेंटर ऑफ मास में मैं लिखूंगा एक्स, सेंटर ऑफ मास। एक्स का मतलब होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब सपोज मेरे पास एक प्लेट है इस तरीके से, एक स्क्वायर प्लेट है ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में भी मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, और वाई एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, ठीक है। और सपोज अगर एक स्फेरिकल शेप बॉडी होगी, तो स्फेरिकल शेप बॉडी या एक 3 डायमेंशनल बॉडी होगी, जैसे क्यूब होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग जेड। भाई तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अगर एक्स का निकालना है मुझे, तो एक्स का क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, भाई m1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 जितने भी mn xn दिया हुआ है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 जितने भी तुमको दिए हुए मासेस। y का कैसे निकालेंगे, सेम m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn yn प्लस अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। नीचे हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को क्या करना है, ऐड करना है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्लियर है चीज, हमको यही करना है हर न्यूमेरिकल में, या तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकालना है, अलॉन्ग वाई निकालना है, या अलॉन्ग जेड निकालना है। अच्छा, सम सिमेट्रिकल शेप ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो उसकी सेंटर ऑफ मास लॉजिकली कहाँ पे होना चाहिए, हमेशा उसके सेंटर पे। कहाँ पे होगी, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगी। और अगर कुछ जो ऑब्जेक्ट्स है जो सिमेट्रिकल नहीं है, उसका हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और, अब सेंटर ऑफ मास हमने अज्यूम किया कि इट इज़ अ पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, बराबर है। अच्छा, अब और एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार। दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ फ्रॉम CD पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज मेरे पास इस तरीके से एक बॉडी है, इस पर मैंने लगाई फोर्स इस तरीके से, इस बॉडी का मास है m। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी, क्या होगा इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे, a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम ना, भाई f इज इक्वल टू एम है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो a इज इक्वल टू एफ बाई एम। इस तरीके से मैंने क्या निकाला, एक्सेलरेशन निकाला मैंने। अच्छा, अब इस बॉडी में, ये एक्सटेंडेड बॉडी है, अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे मासेस है। लेट्स से मैंने ले लिया पॉइंट ए, यहाँ पे एक, यहाँ पे ले लिया पॉइंट बी, और यहाँ पे ले लिया पॉइंट सी। अब जो मैंने एक्सेलरेशन निकाला है, क्या वो पॉइंट ए पे जो पार्टिकल है उसका है, कि क्या वो पॉइंट बी पे जो पार्टिकल है उसका है, या जो पॉइंट सी पे पार्टिकल है उसका है। किसका एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन किसका है भाई, पॉइंट ए का है कि पॉइंट बी का है। भाई पॉइंट ए पे एक पार्टिकल होगा, पॉइंट बी में एक पार्टिकल होगा, पॉइंट सी पार्टिकल, इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ये एक्सेलरेशन मैंने किसका निकाला है, किसका निकाला है, सबका। इस पता ये सेंटर, ये एक्सेलरेशन मैंने किसका निकाला है, इस बॉडी के
सेंटर ऑफ मास, जहां पे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, मैंने उसका एक्सेलरेशन निकाला है। तो मैंने अज्यूम किया है, मैंने शायद लास्ट टाइम में बताया था ना, टू स्टडी द मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द बॉडी दैट बिकम्स वेरी 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 कॉम्प्लेक्स, मैं नहीं कर सकता वो इंडिविजुअल। तो हमने अज्यूम किया एक ऐसा पॉइंट बॉडी का, जो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका मैंने क्या निकाला है भाई, एक्सेलरेशन निकाला है। सो बेसिकली आज तक तुम जितनी भी बॉडी का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये जितना भी तुम पढ़ रहे थे वो किसका पढ़ा था तुम, बॉडी का सेंटर ऑफ मास का। तो इस पूरी बॉडी को मैंने अज्यूम कर लिया क्या है, एक पॉइंट, और उस पॉइंट का मैंने क्या निकाला है, एक्सेलरेशन निकाला है। सो दिस एक्सेलरेशन नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, समझ में आ रहा है। वैसे अगर इसकी वेलोसिटी निकालूंगा तो वेलोसिटी किसकी निकालता हूं मैं हमेशा, सेंटर ऑफ मास के निकालता हूं। अच्छा अब एक पॉइंट हो गया है, क्या पॉइंट घूम सकता है, क्या पॉइंट घूम सकता है, भाई पॉइंट कैसे घूमेगा, पॉइंट वैसे ही बहुत छोटी चीज है, लेकिन क्या पॉइंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर सकता है, हाँ वो कर सकता है। जैसे अगर इस बॉडी को मैंने अज्यूम कर लिया एक छोटा सा पॉइंट, तो क्या ये पॉइंट इस तरीके से जा सकता है आगे की तरफ, हाँ वो जा सकता है, लेकिन ये पॉइंट क्या घूम सकता है, पॉइंट नहीं घूम सकता। तो इस सेंटर ऑफ मास के पास हमेशा क्या होगी, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी। ट्रांसलेशनल मतलब स्ट्रेट लाइन वाली, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी नहीं हो सकती सेंटर ऑफ मास के पास। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पॉइंट भी याद रखना है। अच्छा सेंटर ऑफ मास करके कोई रियल में ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट होता है क्या बॉडी में, इट्स अ हाइपोथेटिकल पॉइंट, क्या है वो, एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है। अच्छा इज इट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज विद इन द बॉडी, याद है हमने लास्ट में डिस्कस किया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिंग की कहां पे होती है, आउटसाइड द रिंग होती है, वैसे सेंटर ऑफ मास भी आउटसाइड द बॉडी हो सकती है, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग मान लेंगे कि हमारे सरफेस ऑफ अर्थ में ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म है, वैसे तो होगी नहीं, पर अगर कोई एक जगह पे मैंने मान लिया, सपोज ये क्लासरूम में मैंने मान लिया ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म है, तो इस क्लासरूम का जो सेंटर ऑफ मास होगा और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे ऑलवेज कोइंसाइड विद ईच अदर, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। You must have observed that now these days in Mumbai we always have lot of high rises. दिख रहा है तुमको, सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, टॉल स्काई स्क्रेपर्स, जिनका फ्लोर्स 50 फ्लोर, 60 फ्लोर, 70 फ्लोर्स, 80 फ्लोर्स ऊपर जा रही है, राइट। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास एक 100 फ्लोर्स का एक बड़ा सा हाई राइज है, 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आना चाहिए, कौन से फ्लोर पे आना चाहिए सेंटर ऑफ मास उसका, हाँ कहाँ पे आना चाहिए, 50 फ्लोर पे, राइट। कहाँ पे आना चाहिए, 50 फ्लोर पे, भाई पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मास यूनिफॉर्म है तो कहाँ पे आएगा, 50 पे आएगा। उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आना चाहिए, क्या वो 50 पे आएगी, वो नहीं, वो क्या आएगी, 50 से थोड़ा नीचे आएगी, क्या आएगी, नीचे आएगी। उसका रीजन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी लोअर होती जाएगी उतनी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, क्या होगी, उतनी स्टेबिलिटी होगी बॉडी को। सो बॉडी के सेंटर ऑफ मास 50 फ्लोर पे रह सकता है, लेकिन उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आएगी, 50 से नीचे हो जाएगी। अच्छा ये भी तो तुम सोचो, बिल्डिंग 100 फ्लोर्स की, राइट, अगर ईच फ्लोर को मैं 10 फीट भी मान के चलता हूँ, जो एवरेज होता है हमारे इंडिया में, हर एक फ्लोर कितना 10 फीट का होता है, तो 100 फ्लोर्स हो गई, मतलब कितनी फीट हो गई, वो कितनी हो गई, 1000 फीट हो गई, क्या हो गई, 1000 फीट। अच्छा अब क्या ग्रेविटी थोड़ी चेंज हुई, हाँ थोड़ी सी चेंज हुई, ज़्यादा नहीं चेंज हुई, क्या हुई, थोड़ी सी चेंज हो गई। समझ में आ रहा है, थोड़ी सी चेंज हो गई ग्रेविटी। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे एक बॉडी के लिए। तो अगर सपोज मैंने इस तरीके से एक पेन को रख दिया यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे अभी ग्राउंड पे, तो इस पेन की जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वहीं पे क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। अब मैं जो भी हमेशा जब भी मैं बोलूँगा एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या मोमेंटम, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रहे हैं, ये मान के चलना है अब हेंसफोर्थ फिजिक्स में पूरे टाइम। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है ये। तो एक काम करो, सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला लिख लो जो मैंने लिखाया था अभी, ये वाला फॉर्मूला कॉपी कर लो। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, जितने भी दी हुई है पार्टिकल्स, ठीक है। लिखो ये फॉर्मूला और फिर मैं इसमें नीचे एक नोट भी दे रहा हूं।
m1r1 प्लस m2r2 प्लस डॉट 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 mnrn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, जितने भी नंबर ऑफ मासेस दिए हुए हैं उसका निकालने का फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास। मैंने यहाँ पे r एक जनरल पोजीशन यूज़ किया है। अगर अलोंग x एक्सिस होगा तो x सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, y होगा तो y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, z होगा तो z सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, mn इंटू आर एन अपॉन m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब नीचे एक नोट लिखो, ये जो फॉर्मूला तुमने लिखा है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास this is the formula to calculate center of mass for discrete masses. This is the formula to calculate center of mass for discrete masses, for discrete masses. For discrete masses. ओके, अब देखो ध्यान से एक चीज़ और, सपोज अगर मेरे पास एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, एक बॉडी जिसमें बहुत सारे मासेस है, तो उसका क्या सेंटर ऑफ मास मैं यही फॉर्मूला से निकालूंगा? उसमें डिस्क्रीट मासेस थोड़े ना, एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है फॉर अ बॉडी। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला ध्यान से देखो। ठीक है, अच्छा इसके पहले फॉर डिस्क्रीट मासेस देखो एक बार तरीका और क्या होता है लिखने का। फॉर डिस्क्रीट मास, for discrete mass, can I write like this, summation of m into r upon summation of m, yes or no? समेशन का मतलब क्या होता है? ऐड ना भाई, ऊपर मैंने ऐड किया, नीचे मैंने मासेस को ऐड किया, समेशन का ये हो गया। ठीक है, ये डिस्क्रीट मास के लिए। अब अगर मेरे को निकालना है फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जैसे बॉडी में जो होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, समेशन के बदले सिर्फ क्या आ जाएगा भाई वहां पे, इंटीग्रेशन। क्या करेंगे हम उसको? इंटीग्रेट करेंगे भाई। बॉडी में छोटा सा एक पार्ट लेंगे एलिमेंट डीएम का, और उसको क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेट करते चलेंगे। तो इसका तुम्हारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एम आर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम मतलब छोटा सा एक मास एलिमेंट, और उसको इंटीग्रेट करते चलेंगे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो ये कॉपी करो प्लीज। इस पे तुम्हारे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है एज सच, मैंने पेपर्स में देखे नहीं कभी आज तक, लेकिन दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम्हारे बुक में दिया हुआ है हालांकि ये कॉन्सेप्ट फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, हमको इस तरीके से क्या करना है? इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको। सॉरी, यहाँ पे भी डीएम ले लो प्लीज। फिनिश्ड। चलो लास्ट दो कॉन्सेप्ट, फिर टॉपिक कंप्लीट। इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। करेक्ट। और इमेजिन करो ये जो मास है ये कंटिन्यूसली मूव हो रहा है। लेट्स से ये कुछ वेलोसिटी v1 से मूव हो रहा है। अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी v1 है वो क्या है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है। सिमिलरली जो मास m2 है ये भी मूव हो रहा है यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी व्हाट? v2। तो कहने से इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी कंटिन्यूसली मूव होगा भाई, वो भी चेंज होगा, राइट। तो अब हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या निकालना है? वेलोसिटी। भाई सेंटर ऑफ मास भी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का देखो फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा एग्जैक्टली जो हमने किया है, सिर्फ मास के बदले हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे वेलोसिटी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वेलोसिटी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा m1, ठीक है, v1 प्लस m2 v2 अपॉन क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2।
अच्छा याद करो, एम वी किसका फॉर्मूला होता था? मोमेंटम। किसका फॉर्मूला होता था? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता था। तो सेंटर ऑफ मास मैंने ऑलरेडी बताया हमेशा क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन पे होगा। तो उसके पास कौन सा मोमेंटम आ रहा है? लीनियर मोमेंटम आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ? इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगेन देयर आर नो न्यूमेरिकल्स एज सच इन योर बुक, और ये कॉन्सेप्ट दिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सिमिलरली अब ये अगर वेलोसिटी से मूव हो रहा है और सपोज की वेलोसिटी चेंज हो रही थी विद टाइम, तो क्या इसके पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगा? यस और नो? क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? खाली v1 के बदले क्या हो जाएगा भाई? a1 हो जाएगा। तो m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। m इंटू a किसका फॉर्मूला होता है? फोर्स का होता है। किसका होता है? फोर्स का होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? तो प्लीज कॉपी कर लो इसको। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। खाली फॉर्मूला लिख लो। ये एक्चुअली कोई न्यूमेरिकल्स है नहीं अनफॉर्चुनेटली एचएससी बोर्ड में, पर ये पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालता है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है किसके लिए लिखा है? फॉर डिस्क्रीट मासेस, फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? फिर से इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे फिर से। सिंपल। सिमिलरली प्लीज एक्सेलरेशन फॉर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला भी लिख लो खुद से। एक्सेलरेशन फॉर सेंटर ऑफ मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए नहीं। एक्सेलरेशन फॉर सेंटर ऑफ मास। तो बात कम करेगा तो मेरी बात सुनाई देगा तेरे को अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। इसके बाद फिर फॉर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए भी तुम लिख सकते हो। इसके लिए क्या हो जाएगा? सिर्फ इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसका? v सेंटर ऑफ मास विल बिकम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वॉट? v अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। भाई इंटीग्रेशन ऑफ dm तुमको हमेशा क्या देगा? टोटल मास देगा। क्या देगा तुमको? टोटल मास देगा बॉडी का हमेशा। ये तुम्हारा हो जाएगा फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। एक्सेलरेशन फॉर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट 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 mn an अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। तो m इंटू a तुम्हारा क्या होता है? फोर्स होता है वो। तो तुमको रिजल्टेंट फोर्स अपॉन टोटल मास इज एक्सेलरेशन। ये लीनियर मोमेंटम है, वो फोर्स है। अच्छा, वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी? तो अगर तुम इस पे एरो डालोगे तो भी चलेगा। याद करो, इस पे तुम एरो भी डाल सकते हो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। डन। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने शायद एक होमवर्क दिया था तुम लोगों को कोलिजन का, आया सबको एक्सप्रेशन? वो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्रेशन दिया था एक फॉर इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हमको निकाल था वेलोसिटीज v1 एंड v2 निकालना था ना हम लोगों को। उसमें सिर्फ e का टर्म आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आना चाहिए, e का टर्म। चलो लास्ट में करेंगे, टाइम बचेगा तो मैं बताऊंगा कैसे करना है, बहुत ईजी भी है। फिनिश्ड। चलो, तो यहां पे तुम्हारा होता है लॉज ऑफ मोशन फाइनली कंप्लीट। इतना तुमको लॉज ऑफ मोशन पढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं सीटी में और बहुत इजी भी होते हैं, थोड़ा सा बस दिमाग यूज करना है। अच्छा, अभी खाली एक लास्ट एक क्वेश्चन ले लो, थियरी क्वेश्चन ले लो। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सीटी में थियरी क्वेश्चन भी आते हैं असर्शन और रीजन के फॉर्म में। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। State the characteristics of center of mass.
लिखो पहला पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट center of mass is a hypothetical point is a hypothetical point at which the entire mass of the body can be assumed to be concentrated, at which the entire mass of the body is assumed to be concentrated, next point, center of mass के लिए, center of mass is a location and not a physical quantity. center of mass की कोई यूनिट नहीं होगी. Center of mass is a location and not a physical quantity. Center of mass is a location and not a physical quantity. Center of mass is a location, not a. फिर लिखो next. Center of mass is particle equivalent. Center of mass is a particle equivalent. सेंटर ऑफ मास इज अ पार्टिकल इक्वल, मतलब एक बॉडी है उसको हमने किसके साथ कंपेयर किया, एक पार्टिकल के साथ कंपेयर किया, तभी हम लॉज ऑफ मोशन और सब लगा सकते हैं उसमें. तो सेंटर ऑफ मास इज अ पार्टिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट फॉर अप्लाइंग लॉज ऑफ मोशन. लिखो नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट at which if the force is applied, अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा, कोई एंगुलर मोशन या कोई भी एंगुलर चीजें नहीं होगी इसमें. तो इट कॉजेज ओनली लीनियर एक्सेलरेशन and not angular acceleration. Angular acceleration क्या होता है ये तुम पढ़ोगे डिटेल में नेक्स्ट ईयर. जैसे टॉपिक कॉल रोटेशनल डायनेमिक्स, उसमें बहुत आराम से तुमको पढ़ाया जाएगा क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन. नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड okay, center of mass, you can use the word COM, no problem at all. Center of mass is located at the geometric center. For a symmetric rigid body. What is the meaning of rigid body? ये शायद मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. क्या होता है रिजिड बॉडी का मतलब, मत बोलो टफ. रिजिड बॉडी का मैंने प्रॉपर डेफिनेशन दी, क्या होती है, where the interconstituent particles does not change their position, उनके में डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है. Center of mass is located at the geometric center for a symmetric rigid body of uniform density. What is the meaning of uniform density? मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या है, सेम है.
उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डेंसिटी. फॉर अ सिमेट्रिक रिजिड बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी. इज अवर अर्थ यूनिफॉर्म? क्या अर्थ हमारी यूनिफॉर्म डेंसिटी से बनी है? नो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हमारे अर्थ में सब जगह पे अलग अलग है. ठीक है. फॉर अ सिमेट्रिक रिजिड बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी. अच्छा, कैन आई चेंज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? यस आई कैन. अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को चेंज कर दूंगा तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी. तो लिखो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी चेंज्ड. लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी चेंज्ड. लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी चेंज्ड. Location of center of mass can be changed by applying external unbalanced force. By applying external unbalanced force. पोजीशन या लोकेशन सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करेगा? कहना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे. जिस साइड मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर ऑफ मास वहीं पे पास होगा. जहां पे मास कम होगा वहां पे सेंटर मास क्या होगा? दूर होगा. जहां पे मास ज्यादा होगा सेंटर मास उसके नजदीक होगा. तो लिखो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. Position of center of mass depends on the distribution of mass. Depends on the distribution of mass. Next, for a system of particles, for a system of particles, for a system of particles, the center of mass, for a system of particles, the center of mass need not coincide. The center of mass need not coincide with any of the particles. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक बॉडी में जहां पे भी सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास कभी भी किसी पार्टिकल्स के साथ क्या होगा? कोइंसाइड नहीं होगा. वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई भी पार्टिकल वहां पे नहीं होगा बॉडी का. समझ में आ रहा है? अब इमेजिन करो कितना हमने इमेजिनेशन किया साइंटिस्ट लोगों ने. पहले तो एक पॉइंट को इमेजिन किया, अब उस पॉइंट को ऐसी जगह पे इमेजिन कर रहे हैं बॉडी में जहां पे कोई भी पार्टिकल नहीं है बॉडी का. तो सेंटर ऑफ मास विल नेवर कोइंसाइड विद एनी ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ बॉडी. ठीक है, ये सब हाइपोथेटिकल है चीजें. नेक्स्ट, लिख लो लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. सेंटर ऑफ मास नीड नॉट बी विद इन. Center of mass need not be within. Center of mass need not be within the body. Center of mass can be outside the body. Center of gravity क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बहुत डिटेल में. Within the, need not be within the body. Hey, by the way, how was your vectors, scalar vectors paper? It was a theory paper? एक भी सम नहीं था. अगला जो टेस्ट होगा तुम्हारा वो भर भर के सम वाला होगा. ठीक है, पक्का. चलो, तो अब सॉल्व करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स. तुम लोग अभी देखो इतना बात कर रहे हो, अभी मैं एक न्यूमेरिकल बोलूंगा, तुम अभी उसमें फंसने वाले हो सब लोग. मैं तुमको कितनी बार से बोल रहा हूँ प्लीज रिवाइज कर लो अभी, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट यूज करने वाले. हमने जितना पढ़ा है पूरा एक महीने में. अभी नहीं, पेपर मैं क्यों चेक करूंगा? पेपर चेक करने के लिए रखा है यहाँ पे. चालू करेंगे यहाँ से अब एक एक क्वेश्चन. बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, आज तो शायद कंप्लीट भी नहीं होंगे. सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यहाँ से चालू करेंगे. जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 10. उन्होंने स्टेट करके रखा है. अगर क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 नहीं दी है, अगर 9.8 दिया है तो 9 पॉइंट लेना है, नहीं तो कितना लेना है? जी की वैल्यू 10 लेनी है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. कुछ नहीं दिया है तो मतलब जी का वैल्यू यूज ही नहीं होने वाला है. अगर जी का वैल्यू नहीं दिया है ना तो जी की वैल्यू यूज नहीं होने वाली, मतलब लॉजिक समझ जाना है. Solve the following problem. सबसे पहला क्वेश्चन. A truck of mass 5 ton is traveling on a horizontal road. A truck of mass 5 ton is traveling on a horizontal road with 36 km per hour. Stops on traveling 1 km after its engine fails suddenly. What fraction of its weight is the frictional force exerted by the road? इंग्लिश में दिया है. फ्रैक्शनल मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन निकालना है हमको. किसका? फ्रिक्शनल फोर्स का निकालना है. किससे? वेट से उसके. इफ वी अज्यूम दैट द स्टोरी रिपीट्स फॉर द कार ऑफ अ मास 1 टन, ये सेम स्टोरी रिपीट हो रही है. पहले किसके लिए हुई थी? ट्रक के लिए.
जिसका मास था 5 टन। अब ये सेम स्टोरी रिपीट हो रही है किसके लिए, कार के लिए, जिसका मास कितना है 1 टन। दैट इज कैन मूविंग विद द सेम स्पीड स्टॉप्स इन द सिमिलर डिस्टेंस, सो हाउ मच विल द फ्रैक्शन बी। तुमको दोनों का निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ इट्स फ्रिक्शनल फोर्स विद इट्स वेट। यस स्टार्ट। इतना आवाज करते हैं, अब थोड़ा करो, सॉल्व करो अभी क्वेश्चन। पहले मुझे बताओ 1 टन इज हाउ मेनी केजी, 1000 केजी। तो ट्रक का मास कितना दिया है, 5000 केजी दिया है। इट इज ट्रैवलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विद स्पीड 36 किलोमीटर। ये कौन सी स्पीड दी हुई है, इनिशियल की फाइनल, बाय इनिशियल स्पीड दी हुई है। यू कितना दिया है, 36 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट करो तो किसमें, मीटर पर सेकंड में। कितना हो जाएगा वो, 36 इंटू 5/18, तो वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। स्टॉप, स्टॉप्स मतलब कौन सी वेलोसिटी जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो v कितना हो गया, जीरो हो गया। u दिया है, मास दिया है, v दिया है, डिस्टेंस भी दिया है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 1 किलोमीटर। उसको कन्वर्ट करो किसमें, मीटर में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा 1000 मीटर। इससे तुम क्या निकालोगे, अब तुमको s दिया है, u दिया है, v नहीं है, इससे क्या निकलेगा हमारा, एक्सेलरेशन निकलेगा। क्या निकलेगा, अच्छा यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट हो रही है कि रिटार्ड हो रही है, बॉडी यहाँ पे रिटार्ड हो रही है क्योंकि स्पीड कम हो रही है ना, तो यहाँ पे रिटार्डेशन निकलेगा। रिटार्डेशन मतलब क्या आएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा। उससे फिर क्या निकालोगे तुम, फ्रिक्शनल फोर्स निकालोगे और फिर उसका परसेंटेज निकालोगे कंपेयरिंग टू इट्स वेट। स्टार्ट। फ्रिक्शनल फोर्स निकलेगा ना, रिटार्डेशन आ गया, तो जिस बॉडी जिस डायरेक्शन में रिटार्डेशन हो रहा है, फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। मास दिया हुआ है ना बॉडी का मास दिया हुआ है, निकालो। स्टार्ट स्टार्ट। कोई आवाज नहीं करेगा, चुप करके सॉल्व करना है। अब आवाज करोगे तुम्हारा टाइम वेस्ट है। फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि रिटार्डेशन नेगेटिव है ना, फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव आएगा। भाई फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पर फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये तुम 12th में करो या आगे भी करेंगे कभी। चलो सॉल्व करो अब। ये सिंपल क्वेश्चन है, 9th ग्रेड के बच्चे भी कर लेंगे, आईसीएसई के। u दिया है, v दिया है, s दिया है, a निकालना है। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, उससे a आ जाएगा हमको। सब लोग को देखो अभी a निकाला एटलीस्ट, a आया कि नहीं, कितना आया a, माइनस 1/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट, वो तुम्हारा a आ गया। अब तुम लोग फ्रिक्शनल फोर्स निकालो। फ्रिक्शनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला भाई, फोर्स ऑन द ट्रक इज नथिंग बट इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स m इंटू ए। मास दिया है ना ट्रक का, कितना दिया है 5000 इंटू -1/20 कर दो। मास ऑफ ट्रक, मैं मास ऑफ ट्रक को t ले रहा हूं मैं, कितना दिया हुआ है 5 टन। 5 टन मतलब कितना हो जाएगा 5000 kg, तो 5000 kg। इनिशियल स्पीड दी है ट्रक की, कितनी दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 5/18, 18 1 जा 18 2 जा कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये। और v की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई 0, क्योंकि ट्रक स्टॉप्स। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है s 1 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा ये 1000 मीटर हो जाएगा ये। पहले एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक निकालो, फिर फोर्स एक्टिंग ऑन ट्रक निकालो विच इज नथिंग बट फ्रिक्शनल फोर्स। कितना हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। मैं यहाँ पे t लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 1000, तो 80 कितना आ जाएगा भाई, माइनस में आएगा, कितना आएगा 100/2000, तो ये कितना आ जाएगा 1/20। इसको वैसे ही रखो, हमको एक्सेलरेशन नहीं निकालना था क्वेश्चन में, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा आगे, टाइम वेस्ट मत करो, इसको ऐसे ही रखो। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स ऑफ ट्रक इज नथिंग बट व्हाट, इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिटार्डेशन ले लिया क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है, नेगेटिव में आएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा, मास कितना दिया है 5000, तो 5000 इंटू 1/20, मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया है खाली, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 0 0 कैंसिल, कितना आ गया, कितना आ गया ये 250 न्यूटन। अगेन मैंने सिर्फ क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है मैंने सिर्फ, ठीक है। कितना आ गया ये 250 न्यूटन। चाहिए तो माइनस में डाल दो अभी फिलहाल यहाँ पे,
और मैग्नीट्यूड लोगे तो 250 न्यूटन हो जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है किसका, इसका विद वेट। वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ट्रक कितना होगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी ना, m इंटू जी। मास ऑफ ट्रक कितना दिया है 5000, जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो ये कितना हो जाएगा 50,000 न्यूटन हो जाएगा। अब निकालो फ्रैक्शन ऑफ वेट, मतलब फोर्स ऑफ ट्रक अपॉन वेट, वेट ऑफ ट्रक, वेट ऑफ ट्रक, तो कितना आ जाएगा ये 250 डिवाइड बाय 50,000, एक जीरो गया ये, अगर मैथ आती है 25 वन जा 25 टू जा, तुम्हारा आंसर आना चाहिए 1/200। क्या ये आ रहा है फ्रैक्शन, 1/200 इज द राइट आंसर। और मैंने मैग्नीट्यूड लिया है सिर्फ, आई हैव टेकन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, साइन नहीं लिया मैंने। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/200। सिंपल फॉर्मूला यूज किया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मैग्नीट्यूड मत लो एक बार, यहाँ पे सिर्फ ले लो m इंटू 80, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तुम्हारा आ जाएगा 250 न्यूटन। अगर तुमको ये भी टफ लग रहा है तो फिर आगे चले जाओ, घर जाओ, ईद वीद बनाओ तुम लोग भी जाके, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स और भी ट्रिकी होने वाले। ये तो सबसे सिंपलेस्ट था पहला वाला, फिर बातचीत हो रही है, खुद से सॉल्व करना है। अच्छा ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट किसके लिए निकालना है, अब कार के लिए निकालना है। कार के लिए सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, सिर्फ मास कितना हो गया कार का 1 टन हो गया। निकालो कितना आ रहा है उसका फ्रैक्शनल वेट, सेम आ रहा है, राइट आंसर 1/200 आना चाहिए। ये सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, सिर्फ किसके लिए हो रही है, अब ये कार के लिए हो रही है। कार का मास कितना हो जाएगा 1 टन, इनिशियल 36 है, डिस्टेंस अभी भी 1 किलोमीटर है, अभी भी स्टॉप हो गई, वो सब सेम रहेगा। मेरे ख्याल से आंसर सेम आना चाहिए, 1/200 आना ही चाहिए वापस। कार के लिए भी सेम आएगा एग्जैक्टली। क्या हुआ बोलो, माइनस साइन चलेगा, फोर्स तो नेगेटिव आ सकती है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है। देखो सीटी में सॉल्व कर रहे हो, तुमको नेगेटिव आ रहा है, अगर ऑप्शन में नेगेटिव नहीं दिया तो समझ लेना सीटी में जो ऑप्शन दिया वो किसका दिया है, मैग्नीट्यूड का खाली दिया है, बस मार्क कर दो। आ गया, कार का सेम आया आंसर 1/200। उधर आया क्या आंसर है, बाजू में आया तेरे को 1/200, कार का भी सेम आया। एक्सेलरेशन कितना है कार के लिए, सेम -1/20, खाली मास कितना हो जाएगा वहाँ पे 1000 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा फोर्स फॉर कार कितना आ जाएगा। बेटा यूनिट कैसे आएगी, रेशो निकाला ना हमने, रेशो का यूनिट कैसे आएगा बेटा। डन, पीछे आ रहा है सब लोग को, आगे आंसर 1/200। नेक्स्ट देखो आंसर भी दिया हुआ है 1/200 इन बोथ, तो बराबर आंसर है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सॉल्व करो अब। अच्छा ये आंसर्स मत देखना, ये आंसर्स रॉन्ग भी है, मैं तुमको बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ बाइबल, ये रॉन्ग भी हो सकता है, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है HSC की बुक में, 11th में भी है 12th में भी है, ठीक है। और तुमको एक मॉड्यूल मिल गया क्या, मैं मॉड्यूल एक बार मॉड्यूल भी चेक करना, मॉड्यूल में भी कुछ क्वेश्चन के आंसर शायद रॉन्ग है, मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब ये वाला दिमाग यूज करना है और निकालना। देखो क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, अ लाइटर ऑब्जेक्ट ए एंड अ हेवियर ऑब्जेक्ट बी। लाइटर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, उसका मास कम है, हेवियर ऑब्जेक्ट बी मतलब उसका मास ज्यादा है। सो लाइटर ऑब्जेक्ट ए एंड अ हेवियर ऑब्जेक्ट बी आर इनिशियली एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पे, तो कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, u जीरो होगा, दोनों के लिए u जीरो है भाई। बोथ आर इम्पार्टेड द सेम लीनियर मोमेंटम, दोनों को क्या मोमेंटम दिया, सेम मोमेंटम दिया दोनों को। विच विल स्टार्ट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, ए और बी, और बोथ विल स्टार्ट विद द सेम एनर्जी। तुमको बताना है किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी, जब वो स्टार्ट करेगा। तुमको ये बताना है विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेशन। स्टार्ट, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोर्ड पे, रीड करो और निकालो। चलो एज आई सेड, थोड़ा दिमाग होगा तो तुम बिल्कुल सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होंगे, यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट मेथड जो तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। मोमेंटम का फॉर्मूला पता ना क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया था, क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, m इंटू वी बराबर m इंटू वी। एक का मास कम है, एक का मास ज्यादा है, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, दोनों की वेलोसिटी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। दोनों का मोमेंटम सेम है लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी। वो बोल रहा है विच विल हैव अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। दिस इज अ प्रीटी लॉजिकल क्वेश्चन, दिस इज नॉट इवन अ फिजिक्स क्वेश्चन। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि भाई किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना चाहिए भाई, एक ही। कैलकुलेशन बताओ कैसे, लॉजिक बताओ कैसे।
ये तो दिया है वहां पे भी, ये कैसे आया भाई? अगर लाइटर मास है तो कहने से इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर हेवियर ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम होना चाहिए, राइट? m इंटू वी ना। तो अगर इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसका मास ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास एंड वेलोसिटी। पर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ना, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो ए की वेलोसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, उसकी वी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अच्छा, अपन ये कन्फर्म ज़्यादा होगी क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है, तो अब हमको चेक करना पड़ेगा। चेक कर लो, हाफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके मैंने बताया इसका शॉर्ट मेथड, जैसे मैंने बताया ये मैं ये मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ ओरली। अब तुमको अगर बोलेंगे कैलकुलेशन करके दिखाओ तो कैसे करेंगे? सिंपल, एक बॉडी को ले लो ए, एक बॉडी को ले लो बी, एक का ले लो मास m, एक का मास ले लो 2m, एक का मास ले लो m, एक का मास ले लो क्या? 2m, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी क्या है? v2। कितनी वेलोसिटी मुझे नहीं मालूम है भाई, अलग अलग होगी दोनों की। हाँ, पर दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम। दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम। समझ में आ रहा है? अच्छा, डू वी हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी? क्या मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कुछ रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है। आईसीएससी वाले बैठे हैं, उनको पता होगा, एसएससी वालों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। तुम्हारे बुक में शायद नहीं दिया है डेरिवेशन वाला, बहुत सिंपल है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी बराबर, v को मैं ऐसे लिख सकता हूँ p अपॉन m। क्या लिखा मैंने? p अपॉन m लिखा मैंने। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम, वी के बदले क्या डाल दूंगा? p बाई एफ डाल दूंगा। तो कितना हो जाएगा? ये p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर हो जाएगा। ये एक गया, ये एक m गया, 2m को बाहर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू 2km। तो p का रिलेशन क्या आ गया? √2km आ गया। ये डायरेक्ट रिलेशन आ गया, आईसीएससी वालों ने पढ़ा हुआ है। p इज इक्वल टू √2km। हमको वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं है, मैं देखो इससे डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। इसकी काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं k1, इसकी क्या ले लेते हैं? k2। दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम है, राइट? तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम है, p इज इक्वल टू p। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? √2km। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? √2k1m, और यहाँ पे हो जाएगा √2k2, और ब्रैकेट में कितना? 2m, क्योंकि इसका मास 2m है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट गया, तो कितना बच गया? 2k1m, और यहाँ पे कितना आ गया? 4k2m। भाई एम कैंसिल, 2 1 जा 2 जा, k1 का वैल्यू कितना आ गया? 2k2। तो बता दो कौन सी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए बढ़ी हुई ना। k1 इज इक्वल टू 2k2, तो k1 क्या हो गई? बढ़ी हुई। हमको यही निकालना था। तो देखो आंसर आ रहा है क्या हमारा? ए दिया है ना वहाँ पे, ये सही दिया आंसर, ए का ज़्यादा होगा। क्लियर है चीज़? ये थियरी वाला मेथड हो गया, और जो मैंने बताया वो लॉजिकल मेथड था। ये कॉपी कर लो प्लीज़, ये फॉर्मूला सब लोग कॉपी कर लो, ये वाला रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। P इज इक्वल टू √2km। इस केस में मास और 2m ले लिया, वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं है, वेलोसिटी को मैंने यूज ही नहीं किया, मुझे नहीं मालूम किसकी वेलोसिटी क्या है कितनी है, वेलोसिटी को मैंने यूज ही नहीं किया, मैं सिर्फ मोमेंटम का रिलेशन निकाला √2km से। तो मुझे मालूम पड़ेगा k1 इज इक्वल टू 2k2। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी। नहीं समझ में आया? पीछे क्या हुआ बेटा? समझ में आया? कैसे आया? क्या समझ में नहीं बताओ? ये फॉर्मूला समझ में आया? हाफ एम वी स्क्वायर, पी इक्वल टू एम वी, वी इज इक्वल टू पी बाई एम। मैंने ये वी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर हो जाएगा। ये एम एम कैंसिल हुआ, ये 2m को मैं वहाँ लेके गया, तो कितना हो गया? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2km। तो पी इक्वल टू रूट, मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो पी इक्वल टू √2km। ये एक रिलेशन आ गया, ये याद रखना है। अब यहाँ पे क्या बोले? दोनों का मोमेंटम क्या है? वो सेम है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2, इसकी काइनेटिक एनर्जी k1, इसकी काइनेटिक एनर्जी k2, वो तो सेम नहीं है ना, वो अलग अलग होगी। तो ये हो जाएगा √2k1m, ये हो जाएगा √2k2, और इसका मास कितना है? 2m, तो मैंने यहाँ पे 2m ले लिया। अब मैंने क्या किया? फिर से यहाँ पे स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, स्क्वायर रूट को उड़ाना है मेरे को, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर रूट चला गया, क्या बचा? 2k1m बचा, और यहाँ पे क्या बचा? 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4k2m। mm कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 जा, k1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2k2। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज व्हाट? मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी।
वही हमको निकालना होगा। ये रिलेशन याद रखो प्लीज, ये रिलेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मुझ सॉल्व कर सकते हो फटाफट। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन P इज इक्वल टू √2km। तो तुम लिख सकते हो नीचे एक, तो नीचे लिख सकते हो उसमें नीचे एक स्टेटमेंट लिख दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी A इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी B। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी A इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी B। यहाँ पे K1 इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी A, K2 इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी B। मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है इसका मास m और इसका मास 2m, क्योंकि उसने B को हेवी बोला। तुम कितना भी मास ले सकते हो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी A इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी B। फिनिश्ड। अच्छा अब देखो, इसमें मैं एक क्वेश्चन और ऐड करता हूँ, तुम्हारी बुक में नहीं दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी A एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी B। फाइंड द रेशियो ऑफ velocity of body A to the velocity of body B. Body A is equal to velocity of body B. Body B सेम डेटा है, सिर्फ हमको अब V1 और V2 का रेशियो निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। लीनियर मोमेंटम अभी भी सेम है दोनों का, तो कितना आएगा रेशियो? हाँ 2/1 V1 और V2 का 2/1 इज द राइट आंसर। 2/1 ही आएगा। नहीं मालूम कैसे आया। देखो मोमेंटम अभी भी सेम है ना, मोमेंटम इज स्टिल सेम। इसका मास कितना है m, इसकी वेलोसिटी कितनी है v1। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू वी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m इंटू v1 हो जाएगा। इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, इसका मास 2m, इसकी वेलोसिटी v2, तो कितना आ जाएगा ये 2m इंटू v2। भाई mm कैंसिल हो गया। v1 और v2 का रेशियो निकालना है। v1 v2 को नीचे लेके आओ, v2, तो कितना हो गया ये 2/2:1 आ गया आंसर। बराबर 2:1 आएगा आंसर। भाई वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी शुड बी ग्रेटर ना लॉजिकली, तो कितनी घटे 2 ट्वाइस है, आ गया रेशियो 2:1। भाई मोमेंटम सेम है दोनों का। मोमेंटम का फॉर्म होता है m इंटू वी। इसका मास m, इसकी वेलोसिटी v1 ले ली मैंने, इसका मास 2m लिया मैंने, इसका वेलोसिटी v2 हो गई, तो रेशियो कितना आ गया 2:1। ये क्वेश्चन कब आएगा? जब लोग देंगे कि मास ट्वाइस है। ये मैंने अज्यूम किया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया था तुम्हारा मास कितना टाइम्स बढ़ा है उसका। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरीके से क्वेश्चन सीईटी में आते हैं और सब क्वेश्चन को खा जाना होता है। बहुत इजी होते हैं गाइस ये, तुमको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालनी, रेशियो कितना आ जाएगा। कितनी बार तो देख के समझ में आ जाएगा लॉजिकली क्या आंसर आना चाहिए। चलो नेक्स्ट सॉल्व करो आप सब लोग। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन अगर तुम देखोगे, एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट। देखो याद है हमने किया था एक सूडो फोर्स में, एक एलिवेटर है उसके अंदर एक वेइंग मशीन है, उसमें बैठा हुआ है वो। ये वैसा ही क्वेश्चन है। एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट इट रिकॉर्डेड 50 kg वेट। 50 kg वेट मतलब क्या दिया? वेट दिया हुआ इसका। तो हमको वेट किस में निकालना पड़ेगा? हमेशा न्यूटन में। सो 1 kg वेट इज हाउ मेनी? 10 मान के चलना है उसको, ठीक है। सो एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट इट रिकॉर्डेड 50 kg वेट। सडनली फॉर फ्यू सेकेंड्स इट रिकॉर्डेड 45 kg वेट। वेट क्या हो गया? सडनली कम हो गया। बोल रहा है व्हाट मस्ट हैव हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। मुझे बताओ पहले, एलिवेटर ऊपर जा रही नीचे जा रही है? नीचे जा रही है। एलिवेटर नीचे है कि तुम्हारा वेट क्या होगा? कम होएगा। ऊपर जाओगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। तुमको बताना है, एक्सप्लेन विद द कंप्लीट न्यूमेरिकल एनालिसिस। तुमको अब कैलकुलेशन से तुमको बताना है कि क्या हुआ एग्जैक्टली लिफ्ट के अंदर। स्टार्ट। चलो चलो हो जाओ फटाफट। हाँ केजी वेट को कन्वर्ट करो, न्यूटन में कर दो। 500 न्यूटन हो जाएगा। 50 kg विल बिकम 500 न्यूटन। भाई 1 kg वेट इज 10 न्यूटन, सो 500 न्यूटन हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 450 न्यूटन हो जाएगा। उसको न्यूटन में डाल दो, अब निकालो आंसर। नहीं बेटा वेट नहीं दिया है, वेट WT दिखा हुआ है ना, वो एक यूनिट होती है। तो केजी वेट मतलब
तुमको न्यूटन में डालना पड़ेगा। देखो केजी वेट बताओ कैसी है, केजी फोर्स, केजी वेट इज लाइक केजी फोर्स, वैसा दिया हुआ है, बस फोर्स के बदले वेट दे दिया लोगों ने। तो केजी फोर्स को न्यूटन में डालना पड़ेगा ना, इंटू 10 करते हैं ना। चलो 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 स्टार्ट। वेट नीचे की तरफ लगेगा हमेशा 500 न्यूटन। यहां पे जो वेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, मतलब टेंशन फोर्स आ रही होगी ना, रीडिंग वो कितनी आ रही है यहां पे 450 न्यूटन। तुमको पहले लिखना पड़ेगा सिंस द वेट इज रिड्यूस दैट मीन्स द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है नीचे की तरफ, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। याद करो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है सूडो फोर्स हमेशा कहां लगाते हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे हमेशा। कितना हो जाएगा 500 माइनस 450 इज इक्वल टू एम इंटू ए, बराबर, इज इक्वल टू एम इंटू ए। भाई वेट, अच्छा वेट 50 केजी वेट है तो मास कितना होगा 50 केजी, मास कितना होगा सिर्फ 50 केजी होगा भाई। अगर उसका वेट 50 केजी वेट है तो उसका मास कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 50 केजी होगा उसका मास। निकाल लो अब। T इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए होना चाहिए ना भाई। वेट नीचे की तरफ है, सूडो फोर्स ऊपर लगेगी क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो एम जी माइनस एम ए हो जाएगा। निकालो अब कितना आ रहा है टेंशन, मतलब जी ए कितना आ रहा है, अब ए निकालना है बेसिकली हमको ना। ए जी के टर्म्स में कितना आएगा -4, -4 आ रहा है भाई। ए की वैल्यू 1 आनी चाहिए यार, 1 आना चाहिए ना। यहाँ पे इस तरीके से वेइंग मशीन है, इसका वेट नीचे की तरफ है, कितना है mg, बराबर है। इसका वेट कहाँ पे, नीचे की तरफ है। और ये वेट जो होगा यहाँ पे इस तरीके से जो होगी ये टेंशन, इसमें एक टेंशन होगा ऊपर की तरफ, बराबर है। और एक्सेलरेशन भी कहाँ हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है। तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। कितना होगा ma। तो अब तुम्हारा रिलेशन क्या बनेगा, तो तुम वो तो लिखोगे ना, वो तुम्हारे ए की वैल्यू कम हो रही है ना। अगर देखो एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है तभी तो तुम्हारा वेट कम हो रहा है, तुमको पहले लिखना पड़ेगा ये। तो देखो ना, चलो एक काम करो, सूडो फोर्स का डायरेक्शन मत लो, फोर्स तो लगेगी ना कुछ, अगर वेट कम हो रहा है मतलब कोई तो एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है ना। सूडो फोर्स का डायरेक्शन मत लो, कोई भी ले लो, तुमको ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आ गई मतलब क्या हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है ना वो, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। टी की वैल्यू कितनी दी है लोग ने, 450 न्यूटन हो जाएगा। mg कितना हो जाएगा 500, मास कितना है 50 इंटू ए, ये हो जाएगा, इधर आएगा कितना हो जाएगा 50a इज इक्वल टू 500 माइनस 450 कितना हो गया 50 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये कि a की वैल्यू बेसिकली कितनी हो गई g/10 आ गई, तभी तो 1 आएगा ना। That means the lift is going what? Downwards. It is accelerating downwards with 1 meter per second square. यही तुम्हारी वैल्यू आना चाहिए, a की वैल्यू 1 आनी चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, अब आता है बढ़िया क्वेश्चन एक। क्या सब लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा है? चलो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, पूरा शॉर्ट नोट दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन रीड करता हूँ, तुम्हारे सामने दिया हुआ है, बढ़िया फिगर भी दिया हुआ है। बोल रहा है अ फिगर बिलो शोज अ ब्लॉक ऑफ मास 35 kg रेस्टिंग ऑन अ टेबल। दिख रहा है तुमको 35 kg का मास, इट इज रेस्टिंग ऑन टेबल, रेस्ट पे है ये अभी। द टेबल इज सो रफ दैट इट ऑफर्स अ सेल्फ एडजस्टिंग रेजिस्टिव फोर्स 10% ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक फॉर इट्स स्लाइडिंग मोशन अलॉन्ग द टेबल। मतलब ये जो इसकी में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो बोल रहा है इट इज सो रफ दैट इट ऑफर्स अ सेल्फ एडजस्टिंग रेजिस्टिव फोर्स 10% ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का जितना भी वेट होगा उसका 10% क्या है, वो फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। A 20 kg weight
लोड इज अटैच टू द ब्लॉक एंड इज पास्ड ओवर अ पुली टू हैंग फ्रीली ऑन द लेफ्ट साइड। दिख रहा है तुमको लेफ्ट साइड में एक 20 kg लोड वेट डाल दिया है जो हैंग हो रहा है फ्रीली ऑन द लेफ्ट साइड। ऑन द राइट साइड इज अ 2 kg वेट पैन। राइट साइड में देखोगे यहाँ पे तो एक 2 kg का पैन दिया हुआ है। इसका मास कितना, इसका वेट कितना दिया है, 2 kg का एक पैन दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में फ्रीली सस्पेंड हो रहा है वो। वेट्स ऑफ 1 kg वेट ईच कैन बी एडेड टू द पैन। इसमें हम लोग कितना वेट डाल सकते हैं, हमेशा 1 kg का वेट डाल सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, बार बार डाल सकते हैं, ठीक है। वो बोल रहा है मिनिमम हाउ मेनी एंड मैक्सिमम हाउ मेनी सच वेट्स कैन बी एडेड इनटू द पैन सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड अलोंग द टेबल। भाई ये ब्लॉक को उसको टेबल पे स्लाइड नहीं होना देना है हमको। देखो ये ब्लॉक किस किस डायरेक्शन में स्लाइड हो सकता है, ये तो लेफ्ट में आ सकता है या राइट में स्लाइड हो सकता है। हमको बताना है भाई मैक्सिमम और मिनिमम वेट्स कितना डालेंगे हम ये पैन पे सो दैट दिस ब्लॉक ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट, ये स्लाइड ना हो पाए। चालू हो जाओ, स्टार्ट। दिमाग लगाओ, आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चलो मैं तुम लोगों को बहुत रिवाइज करो, तुम लोग रिवाइज ही नहीं करते सब कॉन्सेप्ट्स। करो, अब दिमाग लगाओ, करो। देखो टेंशन फोर्स होगी यहाँ पे, कितनी टेंशन फोर्स होगी यहाँ पे, 2 होगी, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग क्या है, अलग अलग है, तो दोनों का टेंशन फोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका टेंशन फोर्स ले लो T1, इसका ले लो T2। स्टार्ट। सबसे पहला ले लो, पहला केस ले लो, व्हेन द ब्लॉक स्लाइड्स टुवर्ड्स लेफ्ट। कहां जा रहा है वो, तो लेफ्ट में स्लाइड करेगा, तो यहाँ पे हमको क्या डालना पड़ेगा, वेट डालना पड़ेगा ताकि वो वहां पे रुक जाए। कितना वेट डालेंगे हमको वो निकालना है ताकि वो रुक जाए, वो लेफ्ट में स्लाइड ना हो पाए। स्टार्ट। एटी 80% के कॉम्प्रिहेंशन के बाहर लग रहा है क्वेश्चन मुझे, फिर भी ट्राई करो एक बार, फिर तो मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा ये क्वेश्चन। If you understand English, then you can solve this question. HSC बोर्ड को मैं एक लेटर लिखने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चन मत दिया करें लोगों के लिए, है ना। तुमको चाहिए 2 + 2 m × v m × a, है ना, वही वाला चाहिए ना। वेरी गुड, चलो डन हो गया सॉल्व। कुछ तो करो। देखो ये सॉल्व करोगे तो जो अगला क्वेश्चन है वो JEE और नीट में पूछा गया क्वेश्चन तुम्हारी बुक में डाल दिया है। कुछ जमाने पहले JEE नीट में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, वो क्वेश्चन तुम्हारी बुक में डाल दिया। अगला जो क्वेश्चन है ये पावर वाला, मैं क्या करूं, अब HSC बोर्ड वाला डाला है, मैं क्या करूं। हाँ एक काम कर सकता हूं, आई कैन स्किप ये, यस, तो पूरी एक्सरसाइज स्किप करता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशन चालू करते हैं, चलो। आई डोंट माइंड, इनफैक्ट सॉरी ग्रेविटेशन नहीं चालू करना, आई थिंक मेरे को बताया गया है थर्मल प्रॉपर्टीज, किसी को कॉलेज में थर्मल प्रॉपर्टीज है, हम लोग वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चलो तुम लोग आराम से करो, अब तुम्हें समझ आया, तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं भी पीछे बैठा हूँ आराम से। क्लासेस में हूँ ना मैं, यहाँ पे 2:30 बजे तक हूँ मैं यहाँ पे, मेरी और एक क्लासेस के बाद। आराम से सॉल्व करो, मैं भी बैठा हूँ। क्यों, अरे करो आराम से, ट्राई करो, अब सब बता दिया है मैंने। चलो मैं तुमको हिंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन में मैं तुमको हिंट दे रहा हूँ, यू हैव टू ड्रॉ FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ तो बस वो बना के सॉल्व करो। हाँ क्या हुआ, बोलो क्या डाउट है, पूछो। वाओ, ऐसा तूने आंसर निकाला, वेरी गुड। ये एक्चुअली आंसर देना ही नहीं चाहिए, ये अपने इंडिया के बच्चे इतने इनोवेटिव हो जाते हैं, आंसर देके आंसर निकाल लेते हैं। इनोवेशन एट इट्स बेस्ट। अच्छा तुम लोगों का करंट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए थे, वो इजी थे वो, तो ये भी तो बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है।
आराम से बात करो, आई डोंट माइंड, मेरा काम हो रहा है। एज आई सेड, नथिंग टू लूज फ्रॉम माई साइड। आराम से बात करो, चाय पे चर्चा करो, जाओ चाय वाय ले आओ। देखो एक बंदा बाथरूम गया, लगता है वहीं रह गया वो डर गया क्वेश्चन देख के। हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना? कौन ऑनेस्टली मुझे बता दो कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया। गुड, आई लाइक ऑनेस्टी। हाथ उठाओ किसको इसको क्वेश्चन समझ ही नहीं आया बिल्कुल, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। वेरी गुड। देखो आई लाइक ऑनेस्टी। देखो अब मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ और एक लैंग्वेज में, शायद वो समझ में आ जाएगा, ठीक है? हाँ, और एक लैंग्वेज में यूज करता हूँ मैं। सपोज यहाँ पे ये कभी जो बंदा गया ना बाहर, उसको मैंने टेबल पे बैठा दिया, ठीक है? उसको यहाँ से कोई एक बंदा खींच रहा है, वो 20 kg का है। कौन है सबसे कमजोर? ये कमजोर, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे ये उसको खींचने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। अच्छा, वहाँ पे एक और है, वो इससे भी कमजोर है कोई बंदा, वो कितना 2 kg का है, वो यहाँ से खींच रहा है, वो वहाँ से खींच रहा है। ये अगर ज़्यादा खींच जाएगा तो वो बंदा टेबल में भाई लपेट जाएगा नीचे की तरफ। अब यहाँ पे कितना उसको लगाना पड़ेगा फोर्स ताकि वो लेफ्ट में स्लाइड ना हो पाए, यही क्वेश्चन है वो। अगर वो बंदा यहाँ इसे चले जाएगा तो यहाँ पे कितना वेट मुझे डालते रहना पड़ेगा, वो जो कमजोर आदमी उसको कितना ताकत देना पड़ेगा ताकि वो यहाँ से हिले ही नहीं। अच्छा, सेकंड केस ये है कि यहाँ पे वो बंदा कमजोर आदमी है, अब वो बोल रहा है मेरे को खींचना है, तो उसको यहाँ पे कितना वेट डालना पड़ेगा ताकि वो जब लगाए, वेट लगाए, और ये उसको खींचेगा अभी भी। अब ये उसको लेफ्ट में खींचने की कोशिश करेगा, बट जब ये उसको राइट में खींचेगा तो ये क्या करेगा, अभी उसको लेफ्ट में खींचने की कोशिश करेगा। तो कितना वेट वो यहाँ पे डालते जाए ताकि ये दोनों है फोर्सेस सेम हो जाए और ये अभी भी क्या रहे, रेस्ट पे रहे। तो पहला केस है जब ये जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। थैंक यू यार, आजा, ठीक है? तो पहला केस क्या है, ये दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे ये लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे लेफ्ट में जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन किस साइड होगा, लेफ्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है। अब हमको बनाना है FBD। क्या बनाना है हमको? FBD। चलो, तो आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, मैं ही सॉल्व करूंगा, मैं समझ गया ये चीज। ओके, तो देखो पहला केस, एटलीस्ट सब लिखते जाओ, केस 1 लिखो। केस 1, ब्लॉक इज स्लाइडिंग टू द लेफ्ट, ब्लॉक इज स्लाइडिंग टू द लेफ्ट। टू द लेफ्ट। अच्छा, तुमने बोला है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बोला, कितना होता है फ्रिक्शनल फोर्स? 10% ना, तो पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स होगा तुम्हारा 10% ऑफ वेट ऑफ ब्लॉक, वेट ऑफ ब्लॉक। टेन % मतलब 10/100, और वेट ऑफ ब्लॉक कितना आएगा? 350 न्यूटन आएगा। 35 kg दिया है ना मास, तो वेट कितना हो जाएगा? 350। तो ये हो जाएगा 350, ये एक जीरो गया, ये भी एक जीरो गया, कितना आ गया? 35 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है? 35 न्यूटन की लग रही है, ठीक है? अब मैं बना रहा हूँ FBD इसका, ध्यान से देखो, अब यहाँ बना रहा हूँ मैं, ठीक है? ये एक ब्लॉक है इस तरीके से, ये टेबल पे रखा हुआ है, इसका वेट कहाँ पे होगा? नीचे की तरफ। कितना होगा? 350 न्यूटन। फिर ये टेबल क्या लगाएगा इसके ऊपर? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। वो कहाँ लगाएगा? ऊपर की तरफ, ये N हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो टेंशन फोर्स होगी यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? T1। याद रखो, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, तो T1 ये साइड जाएगा ना, इस साइड खींच रहा है। यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग है इस तरीके से, उसको हम क्या ले लेंगे? T2। अच्छा, अभी कहाँ जा रहा है? लेफ्ट में ना, तो मतलब इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा भाई? लेफ्ट में होगा। इस तरीके से एक्सेलरेट करेगा वो, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी? ऑपोजिट, ये साइड लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये साइड मूव हो रहा है ब्लॉक, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी? ऑपोजिट। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ FI। क्या समझ में आया है? अच्छा, ये ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये वेट क्या होना चाहिए? सेम, भूल जाओ उसको। अपने को चाहिए सिर्फ अलोंग x एक्सिस, ठीक है? अब ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ एक्सेलरेट कर रहा है भाई? लेफ्ट में। तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी? T1 बड़ी होगी, यस और नो? तो हमारा FBD से इक्वेशन क्या बनेगा? T1 माइनस T2 माइनस FI शुड बी इक्वल टू व्हाट? इसका मास कितना है? 35 ना, कितना है इसका मास? 35।
इसका मास 35 kg ना ब्लॉक का, तो ये हो जाएगा 35 इंटू ए। क्या ये समझ में आया, यस और नो? तीनों नहीं बेटा, ये T2 और Fi सेम डायरेक्शन पे है ना, तो अगर ये पॉजिटिव लिया है तो ये नेगेटिव ना, दोनों उसके ऑपोजिट ना, तो दोनों फोर्सेस नेगेटिव होगी इसके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2। अगर ये समझ में आता ना तो इसको मैं और एक स्टेप लिख देता हूँ ऊपर, T1 माइनस T2 प्लस Fi। ये समझ में आया? एक ही बात हुई ना, मुझसे मेहनत करवाई तुमने, मैंने कर दी, एक ही बात हुई ना। ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएगी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। ये फोर्स क्या है, ज़्यादा है ना दोनों से, तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये जो ब्लॉक है इसको हमको किस पे रखना है, इसको रेस्ट पे रखना है भाई। किस पे रखना है? तो अगर इसको रेस्ट पे रखना है तो एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए उसका, 0। वही रेस्ट पे रहेगा तो एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ये अगर पूरा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाना चाहिए, पूरा 0 हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये 0 हो जाएगा। सिंस ब्लॉक शुड बी एट रेस्ट, ब्लॉक शुड बी एट रेस्ट, इसको मूव ही नहीं करना चाहिए, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, 0 होना चाहिए। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2 माइनस Fi इक्वल टू 0 हो गया। अपनों क्या निकालना है, T2 निकालना है। अच्छा T1 अपन निकाल सकते हैं क्या? देखो मैं फिर से FBD बना रहा हूँ। किसकी FBD बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसकी FBD बना रहा हूँ। इसके ऊपर टेंशन होगा ना ऊपर T1, और उसका वेट कहाँ होगा, नीचे होगा। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओरल बता दो भाई। इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा और T1 ऊपर लगेगा, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। भाई इसका वेट 20 kg वेट है, न्यूटन में कितना हो जाएगा, 200। T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। ठीक है, यहाँ पे कितनी आ गई, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ FBD ऑफ ब्लॉक, इसकी बना देता हूँ। ये तुम्हारा हो जाएगा 200 न्यूटन, और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगी, T1। तो T1 की वैल्यू 200 आ जाएगी, तो T1 कितना आ गया, 200। तो ये कितना हो गया, 200। ये पूरा टर्म वहाँ लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा ना, तो T2, जो एक काम करते हैं इसको ऐसे ही रखते हैं 200। T2 को मैं उधर लेके जाता हूँ, माइनस Fi की वैल्यू कितनी निकाली हम लोग ने, फ्रिक्शनल फोर्स 35, तो कितना हो जाएगा ये 35। T2 को उधर लेके जाओ, तो T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 165 न्यूटन। कितना आ गया? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टेंशन फोर्स लग रही होगी, कितनी लग रही है वो, भाई टेंशन फोर्स यहाँ लग रही है ना T2, कितनी लग रही है यहाँ पे, 165 न्यूटन की लग रही है। 165 न्यूटन में 2 kg पैन वेट तो ऑलरेडी निकाल दो, तो ये कितना हो गया, 20 न्यूटन हो गया ना। ये कितना हो गया, ये 20 न्यूटन। तो 165 माइनस 20 कितना हो गया, 145। 145 न्यूटन आया ना। अब केजी में कन्वर्ट करो, कितना आ गया, 14.5 kg हो गया। हम लोग कितना, एक केजी का डाल सकते हैं ना वेट, 1 kg डाल सकते हैं, तो कितने वेट डालेंगे हम, 15 डालेंगे। देखो आंसर आ गया 15। तो अगर तुम 15 kg वेट डाल दोगे यहाँ पे, तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, वहीं का वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से बता रहा हूँ मैंने T2 की वैल्यू निकाली। T2 कहाँ पे, यहाँ पे लग रहा है T2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 165। भाई इसमें ऑलरेडी वेट लग रहा है, कितना लग रहा है वेट, 2 kg वेट, मतलब कितना होगा, 20 न्यूटन हो गया। तो 165 माइनस 20 तो निकल गया, कितना हो गया, 145। 145 न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, 14.5 kg। एक वेट 1 kg का हो सकता है, 0.5 0.6 डाल सकते हैं, तो हमको कितना डालना पड़ेगा, मिनिमम 15 kg डालोगे तो ये ब्लॉक लेफ्ट में स्लाइड नहीं होगा। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? अब हमको सेम करना है किसके लिए, नाउ द ब्लॉक विल स्लाइड टू द राइट। राइट में कब स्लाइड होगा, जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेट बढ़ाते जाऊंगा। मैं यहाँ पे कितना मैक्सिमम वेट डालूं ताकि ये स्लाइड ना हो, ये वहीं का वहीं रहे। समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ? अब मुझे यहाँ पे वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ाते जाऊँ। कितना वेट डाल सकता हूँ ताकि ये जो ब्लॉक है ये राइट में स्लाइड ना हो पाए। अब सेम करना है हमको, FBD बनाना है। अब अगर ब्लॉक इस साइड मूव होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। FBD बनाओ, निकालो T2 की वैल्यू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टार्ट। ये कॉपी करो फटाफट यहाँ से, और करो यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं बताऊंगा क्या लिखना है आगे। एज आई सेड, ये दिमाग वाला खेल है, तुमको थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा। FBD बनाना पड़ेगा तुमको, T1 क्या है, T2 क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, सब समझना चाहिए तुमको। केस 1 है ब्लॉक की स्लाइडिंग टू द लेफ्ट।
ब्लॉक को तो रेस्ट पे रखना है, तो एक्सेलरेशन 0 होनी ही चाहिए उसकी। यहाँ पे ऐड कर दो एट रेस्ट। तुमको ये समझ में आ रहा है ना मैं यहाँ पे टेंशन फोर्सेस अलग अलग क्यों ले रहा हूँ? भाई यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो इसकी टेंशन फोर्स T1, इसकी टेंशन फोर्स T2। डोंट कॉपी ब्लाइंडली, थोड़ा समझने की कोशिश करो क्या किया है मैंने स्टेप्स। Fi का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है जो मैंने निकाली है। ये फोर्स बड़ी होगी क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस क्या होगी? कम होगी। तो इसका नेट फोर्स निकाला मैंने, T1 माइनस T2 प्लस Fi शुड बी इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमने पहले क्लास में किया है। इसका मास 35 है, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? A, तो इज इक्वल टू 35। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वही तो किया है मैंने, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया? T2 की वैल्यू कितनी आई? 165 न्यूटन। T2 की वैल्यू विल बी 165 न्यूटन। लेकिन अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ अभी भी, ठीक है? यहां तक सब लोगों ने कॉपी कर लिया है क्या? याद रखो मैंने एक्सेलरेशन 0 क्यों ले लिया? क्योंकि ब्लॉक को किस पे रखना है? रेस्ट पे, तो उसका एक्सेलरेशन 0 लेना ही पड़ेगा हमको। अरे 145 कैसा आएगा रे? T2 165 आया है, T2 तूने 165 लिख के फिर से 145 क्यों लिख दिया? बट क्या हो गया? सब ने कॉपी कर लिया यहाँ तक, T2 तक। अब देखो मैं एक और एफबीडी बना रहा हूं तुमको समझाने के लिए। सो एफबीडी फॉर 2 kg वेट पैन, 2 kg वेट पैन का मैं एफबीडी बना रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारे पास इस तरीके से एक पैन है 2 kg वेट का, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन ना, कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। इसका वेट 20 न्यूटन हो जाएगा। ऊपर कितनी लग रही है? T2। T2 कितना निकाला हमने? 165। तो इस पैन में अब कितना वेट डालूंगा ताकि ये स्टेबल हो जाए? तो पहले हमको निकालना पड़ेगा डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में। वेट्स टू बी एडेड, वेट्स टू बी एडेड कितना हो जाएगा? 165 माइनस 20 कितना आ गया? ये 145 न्यूटन। ईच वेट इज ऑफ 1 kg। तो कितने वेट डालूंगा मैं? मिनिमम 15 kg वेट्स, 15 kg वेट डालूंगा, एक एक करके 15 kg वेट डालूंगा, तब जाके ये ब्लॉक किस में आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? तो ये कॉपी कर लो प्लीज, ये लिखना है तुमको। सो वेट्स टू बी एडेड इज 145 न्यूटन, ठीक है? T2 इज नॉट 45 न्यूटन। T2 हमने कितना निकाला है? 165 निकाला है हमने। तुम लोग वेजिटेबल मार्केट जाते हो, तुमने देखा होगा वेजिटेबल वेंडर होता है, वो उसके पास हाथ में रहता है फिजिकल बैलेंस, सेम होता है ना। तुम उसमें सब्जी डालते हो तो सब्जी का जो होता है वो पैन वो नीचे चले जाता है। अब उसको बैलेंस करना है तो हम क्या डालते हैं? वहाँ पे वेट्स डालते हैं, चेक करने में कितना हो गया। जब वो वेट इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टली बैलेंस हो जाता है ना, उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही कुछ हो रहा है ना, इक्विलिब्रियम में हो रहा है यहाँ पे भी। अगर ब्लॉक रेस्ट पे मतलब वो किस में है? इक्विलिब्रियम में है। चलो डन। अब सेकेंड पार्ट तुमको खुद से ट्राई करना है। सेकेंड केस में when the block is sliding to the right, case 2 when the block is sliding to the right। अब मैं 2 kg वेट पैन में मैं वेट्स डालते जा रहा हूँ। मुझे कितना वेट डालना है ताकि मैक्सिमम वेट डालूं और वो ब्लॉक अभी भी स्लाइड ना हो? ब्लॉक को वहीं रखना है। तो हम पहले अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा अगर मैं डाल दिया वो वेट।
सेम जो हमने किया सेम करना है तुमको केस 2 के लिए। अब कैसे करेंगे केस 2 के लिए? केस 2, ब्लॉक इज स्लाइडिंग टू द राइट, block is sliding to the right. अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी कितनी है? सेम 35 न्यूटन, वो चेंज नहीं होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी कितनी है भाई? 35 न्यूटन। अच्छा, वेट ऑफ द ब्लॉक अभी भी कितना है? 350 न्यूटन, वो भी चेंज नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं चेंज हो रहा। अब मैं बना रहा हूं एफबीडी ऑफ ब्लॉक, एफबीडी ऑफ ब्लॉक 35 kg, इसका बना रहा हूं एफबीडी। तो ये तुम्हारा सरफेस है इस तरीके से, ये तुम्हारा क्या है? 35 kg। इसका वेट कितना होगा नीचे की तरफ? 350 न्यूटन। इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितनी होगी? N बराबर, यहाँ पे अभी भी कितनी है? टेंशन फोर्स T1, यहाँ पे कितनी है अभी भी? T2। अच्छा, अब इस साइड एक्सेलरेट होगा ना, वो राइट में जा रहा है वो, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी? अब लेफ्ट में लगेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगेगी। अब ये तुम्हारी हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये राइट में जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट लगती है हमेशा। अब बताओ कौन सी फोर्स ग्रेटर होगी यहाँ पे? T2 भाई, T2 ग्रेटर होगी ना, राइट में आ रहा है तो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका एफबीडी बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा? T2 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस T1 माइनस Fi शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना हो जाएगा? 35 इंटू, लेकिन अगेन एक्सेलरेशन को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि रेस्ट में रखना है हमको। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिंस ब्लॉक शुड बी एट रेस्ट, ब्लॉक शुड बी एट रेस्ट, ब्लॉक शुड बी एट रेस्ट, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा T2 विल बी इक्वल टू T1 प्लस Fi। ये पूरा टर्म वहाँ चला गया ना, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म वहाँ चला गया। अच्छा, T1 की वैल्यू अभी भी कितनी है? 200। वो तो चेंज थोड़ी होगी, वो तो अभी भी वही है। तो T1 कितना हो जाएगा? 200। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 35। कितना है? 35। कितना आ गया ये? 235 न्यूटन आ गया। कितना आ गया? 235 T2। अच्छा, अभी 2 kg वेट पैन अभी भी है वहाँ पे, तो 235 में से 20 को क्या करेंगे? माइनस, कितना हो गया? 250 न्यूटन। तो वेट कितना डालेंगे हम? मैक्सिमम कितना डालेंगे? 21 के आसपास डालेंगे, 21 या 22 डालेंगे, तब जाके वो क्या होगा? राइट में स्लाइड नहीं होगा। चेक करते हैं आंसर आ रहा है क्या हमारा? वही 21 वेट्स। समझ में आ रहा है मैं क्या रहा हूँ? क्लियर है? यही करना है हमको। स्टार्ट। इसका एफबीडी बना दो फिर वापस एक बार। एफबीडी फॉर 2 kg वेट पैन। तो ये तुम्हारा पैन हो जाएगा, इसका वेट नीचे 20 न्यूटन, और T2 कितना निकाला हमने? 235 न्यूटन निकाला है। तो वेट्स टू बी एडेड डाल दो, उसमें माइनस कर दो। 235 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 215 न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? 21.5। तो कितना डालोगे? 21 वेट्स। 21 से 22 के बीच में तुमको वेट डालना पड़ेगा, ताकि वो स्लाइड ना हो। भाई 21.5 मैक्सिमम है ना, तो हम 21 वैल्यू लेंगे। 22 लेंगे तो वो स्लाइड हो जाएगा वो, तो हम मैक्सिमम लेंगे 21। हाँ, that's how you solve, that's how you draw FBD, that's how you comprehend the question, and this will only come with practice। ये मत सोचो आज कर लिया फिर अभी अगले महीने बाद खोलेंगे तो फिर से पूरा वॉलेटाइल है, निकल जाएगा दिमाग से। घर जाओ, ब्रेक लो, वापस इस एक्सरसाइज को ट्राई करो आज जितने हमने न्यूमेरिकल्स किए, तो ही तुमको समझ में आएगा, नहीं तो निकल जाएगा दिमाग से। याद रखो यहाँ पे अब ब्लॉक हो रहा है स्लाइड टूवर्ड्स राइट।
ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो है, तो ये टर्म को उधर लगेगा तो प्लस हो जाएगा। चलो कम ऑन फास्ट, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर तुम लोगों को थोड़ा फील आना चाहिए जेडब्ल्यू क्या होता है। देखो तुम्हारे बुक में दे दिया लोगों ने, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, इट्स सो इजी दैट 95% स्टूडेंट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड्स। लेट्स सी वेदर यू गाइस आर इन दैट ब्रैकेट। हाँ 5 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, 95% लोग 5 सेकंड में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देख के मार्क कर देते हैं आंसर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इन एनसीईआरटी, सीबीएसई की बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। तो मैक्सिमम वेट कितना डालेंगे पैन में, 21 kg का, और मिनिमम वेट कितना डालेंगे, 15 kg का, ताकि ये ब्लॉक स्लाइड ना होना लेफ्ट में ना राइट में। चलो हो गया क्वेश्चन, फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। समझ में आया बेटा, पीछे वहां पे समझ में आया क्वेश्चन, ये पक्का एपीटी बना सकता है ना। अपने को सिर्फ फोर्सेस मार्क करनी है, कहां पे कौन सी लग रही है। पीछे समझ में आया क्वेश्चन ये वाला। इस क्वेश्चन में T1 का वैल्यू हमेशा कितना होगा, 200, वो कभी चेंज नहीं होगा भाई। T1 अभी भी ऊपर लग रही है, इसका वेट अभी भी नीचे लग रहा है। T1 की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 200 ही होगी, वो कभी चेंज नहीं होगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो जिसने क्वेश्चन बनाया है ना, कितना बढ़िया बंदा है वो, उसने पावर की डेफिनेशन भी दे दी यहाँ पे। देखो पावर की डेफिनेशन दी है, बोल रहा है पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट एट विच एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम। ये डेफिनेशन है पहले पावर की। क्वेश्चन उसके बाद है नीचे क्या बोल रहा है वो, अ कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास M। एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है F ऑन अ बॉडी ऑफ मास M। पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स, अगर बॉडी पे फोर्स लगेगी तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा कुछ टाइम पे, तो उसमें पावर भी तो आएगी ना, राइट। तो बोल रहा है पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स एट टाइम t फ्रॉम द स्टार्ट इज प्रोपोर्शनल टू, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स एट टाइम t फ्रॉम द स्टार्ट इज प्रोपोर्शनल टू, पहला ऑप्शन है t, दूसरा ऑप्शन है t स्क्वायर, और आई थिंक तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है रूट टी एंड t रेज टू 0। पावर डिलीवर्ड एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, हमको पावर का रिलेशन निकालना है t के टर्म्स में। 4 ऑप्शन है, पहला है t, दूसरा ऑप्शन है t स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है रूट t, और चौथा ऑप्शन है t नॉट। स्टार्ट। आंसर मत देखो, आंसर रॉन्ग भी हो सकता है, मैं अभी बोल रहा हूं। 1/t ऑप्शन में नहीं है, नहीं मैं दे देता हूं ऑप्शन, एक्चुअली गलत हो गया शायद। इसको ले लो t⁻⁻1, कितना ले लो, t⁻⁻1। क्या आंसर आना चाहिए, t⁻⁻। शी इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स 95% जिसने क्रैक कर लिया क्वेश्चन को, वेरी गुड। ये रॉन्ग आंसर है। तो जेडब्ल्यू में 95% लोग ये क्वेश्चन को रॉन्ग करके आते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, राइट। सो पावर इज इक्वल टू टाइम, सही है। लोग ऐसे ही सोचते हैं, वो ऑप्शन इसलिए देते हैं t⁻⁻1। यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं दिया लोगों ने, ये रॉन्ग आंसर है। अब दिमाग लगाओ क्या आएगा, राइट। 4 ऑप्शन, तो अब तुम्हारे पास 3 ही बचे। हर साल यही होता है मेरे साथ, मैं क्वेश्चन देता हूं, मैं बोलता 95% लोग पास एंड में करते हैं, लोग कर लेते हैं उसको, वो सारे 95% में आ जाते हैं। क्या आएगा इसका आंसर, एक बॉडी ऑफ मास M है, उस पर एक फोर्स लग रही है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है। समझ लेते हैं, एक बॉडी एक मास M है, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है इस तरीके से, राइट। तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, बराबर है। अच्छा, इसको लग रहा है कुछ टाइम t, इन टाइम t वो जा रहा है आगे, तो वो बोल रहा है कितना पावर डेवलप होगा उसमें इन टाइम t, और पावर का रिलेशन क्या होगा टाइम के साथ, हमको वो निकालना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब मैं तुमको समझाऊंगा ये स्कूल लेवल पे कैसे होगा ये सॉल्व। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ये सबको पता है यहाँ पे।
जिसको नहीं पता है वो आराम करे, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा फंडामेंटल में। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। पर यहाँ पे फोर्स का और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम। तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो कॉस 0 कितना हो गया? 1। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दूंगा एफ इंटू एस अपॉन टी। बराबर, वेरी गुड। अब देखो कैसे आएगा। अच्छा, हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी का। तो पावर का एक फॉर्मूला आ जाता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। जितने आईसीसी वाले ये ऑलरेडी करके बैठे हैं, ये तुमको रहा होगा, ये ऐसे चले देख लो, ये वाला एफ इंटू वी आता है फॉर्मूला एक, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बॉडी है, क्या ये बॉडी कभी रेस्ट से स्टार्ट हुई होगी भाई? जब उसमें फोर्स लगाया, जब बॉडी ने स्टार्ट की अपनी जर्नी, राइट? तो रेस्ट में इसकी यू की वैल्यू कितनी रही होगी भाई? 0। अभी कुछ वेलोसिटी वी से चलेगी ना, कुछ वेलोसिटी वी से चलेगी अब आगे की तरफ, ठीक है। तो याद करो हमारा इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u तो 0 है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई भाई? a इंटू टी आ गई। क्या समझ में आ रहा है इतना? अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा पावर इज इक्वल टू एफ इंटू ए इंटू टी। देखो ये आ गया अब। अच्छा, अब ये बॉडी मास m पे फोर्स लग रही है F, तो उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू m इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F बाय m, बराबर है a इज इक्वल टू F बाय m। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ये वाला एक्सप्रेशन। तो P इज इक्वल टू F, ये कितना हो गया? F बाय m इंटू टी। F कितना हो गया? F स्क्वायर अपॉन m इंटू टी। क्वेश्चन में दिया है फोर्स इज कॉन्स्टेंट, तो ये तो पूरा कॉन्स्टेंट हो गया। अच्छा, मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया भाई? कॉन्स्टेंट हो गया। क्या हो गया ये? तो मैं सकता हूँ पावर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टाइम। अगर कोई चीज कॉन्स्टेंट है बीच में, तो कहने से पावर विल बी व्हाट? प्रोपोर्शनल टू। तो पावर का रिलेशन टाइम का कैसा आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? ऑप्शन पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? इसको प्लीज कॉपी करो। तो अब तुम 5% वाले लोगों में आ गए जिसका आंसर आएगा टी और ना कि d⁻⁻⁻1। समझ में आया? ये तो समझ में आया ना? समझ में आ गया? ये टफ क्वेश्चन था क्या? इजी था ना? JW में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत। यस यस, JW में 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो pretty इजी। वो तो चाहते हैं ना बाकी बच्चे भी पास हो, थोड़ा ना सबको पास करना है उनको। अननेसेसरी लोगों ने बना दिया, अरे JW टफ है, अरे पढ़ोगे तो सब आ जाएगा। तो पावर देखो, अब अगला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन यही था, डिराइव करना था, हमने डिराइव भी कर दिया, ठीक है। यही करना था हमको अगले क्वेश्चन के लिए भी। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा मैंने क्यों नहीं लिया है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो कॉस थीटा मैंने उड़ा दिया वहां से। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला आ गया पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला को याद रखो प्लीज, ये तुमको हायर आगे भी काम आएगा दूसरे टॉपिक्स में भी। F इंटू वी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ICSE में तो पढ़ा हुआ है, SSC वाले भी पढ़ ले आज। F इंटू वी। तुम लोग में से किसी को अगर इंटरेस्ट है लॉज ऑफ मोशन में, अगर पढ़ा हुआ है तो देखो, आज मैं भी नीट वालों को कुछ लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। यही हम जो पढ़ रहे हैं वही हम नीट लेवल पे पढ़ेंगे सिर्फ। इफ़ यू गाइज वांट यू कैन सिट, नॉट ऑल प्लीज़। पहले बेसिक्स करेंगे अच्छे से, बाकी वहाँ पे बैठ के गरम नहीं करना जगह अपने को। जिनका बेसिक्स ठीक है वो ही बैठ सकते हैं, जिनको नहीं आता बेसिक वो घर जाए, आराम करे या पढ़ाई करे।
अरे आवाज मत करो, सॉल्व करो, थोड़ा फोकस करो। अरे मकवाना, आवाज नहीं। Mr. Makwana is one of those students in my life who has really improved a lot. ये जो बच्चा बैठा है सामने, ये बहुत इम्प्रूव हो गया पढ़ाई में, है ना? सही बोल रहा हो कि नहीं? पहले कैसा था तू पढ़ाई में? हाँ, पहले ये खोया रहता था दुनिया में अपने, अब ये रियल वर्ल्ड में आ चुका है। अब ये पढ़ाई करता है बहुत। कितना आएगा रे सिलेक्टर वेक्टर में? अच्छा क्या पेपर आ जाएगा? मार्क्स अच्छे, गुड। अब अगली बार प्रिपेयर करो एमसीक्यू के लिए अपने आप को। एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि सीटी तो एमसीक्यू का आने वाला है। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। चलो डन। देखो अभी भी तुम हंस रहे हो, तुमको हंसी कैसे आ सकती है ऐसी चीजों में? लाइफ है तुम्हारी सीटी, लाइफ। नहीं तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, घर पे इंजीनियरिंग करेगा बैठ के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एफ एम एन टी। देखो आगे हमारा सेम एक्सप्रेशन, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब है 6th क्वेश्चन, इसको रीड करो अच्छे से। देखो इंग्लिश में दिया हुआ है सब, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्या देखो, मैं बता रहा हूं मैंने इंग्लिश में क्यों बोला है। 40,000 लीटर ऑफ ऑयल। पहले रुक जाओ, एक देखो अभी मैं एकदम टफ क्वेश्चन पूछूंगा JEE लेवल का, बेटा तुम बताना मुझे, ठीक है? लीटर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है? लीटर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है? लीटर में क्या मेजर करते हैं हम? मास, डिस्टेंस, क्या करते हैं? करेक्ट। क्या मेजर करते हैं हम लोग? वॉल्यूम। वेरी गुड। अरे नहीं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आगे है। 1 लीटर इज हाउ मेनी मीटर क्यूब? I will give you 0 for your efforts, but it is wrong. 1 liter is how many meter cube? याद रखो अब ये 10⁻⁻³ क्या याद रखना है? 10⁻³ मीटर क्यूब लीटर से बड़ी यूनिट होती है। मीटर क्यूब लीटर से बड़ी यूनिट होती है, तो 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। ये कैसे डिराइव करना है ये मैं करूँगा तो ये तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी, तुमको पता होना चाहिए। क्योंकि मैं पूछूंगा 1 लीटर इज हाउ मेनी ml, तो कितना आएगा आंसर? 1000 ml। 1 ml इज हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? 1 ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। उसी से मैंने निकाला 10⁻³ मीटर क्यूब आता है, ठीक है? तो बोले अब देखो वॉल्यूम दिया हुआ है और क्या दिया? डेंसिटी। ये सीसी का मतलब क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है ऑयल की। इज पम्प फ्रॉम एन ऑयल टैंकर शिप इनटू अ स्टोरेज टैंक एट 10 मीटर हायर लेवल देन द शिप इन हाफ एन आवर। टाइम भी दिया हुआ है भाई, कुछ ऑयल को पंप कर रहा है वो स्टोरेज टैंक पे, उसको कितना टाइम लगा? उसको हाफ एन आवर। व्हाट शुड बी द पावर ऑफ द पंप? पावर निकालना है हमको। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे वर्क डन कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी में हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। भाई नीचे से ऊपर लेके आ रहा है ना ऑयल को, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। m पता है? नहीं पता, m निकालना पड़ेगा। g पता है हम लोग को, h पता है, t पता है, निकालो पावर। स्टार्ट। t दिया हुआ है हाफ एन आवर, उसको कन्वर्ट करो किसमें? सेकेंड्स में, और निकालो आंसर। मास निकालना पड़ेगा बेटा, मास निकालना पड़ेगा। स्टार्ट अगेन। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। Density is equal to mass upon volume, so volume will be equal to density into volume। उससे मास आ जाएगा। G दिया हुआ है, H दिया हुआ है, T दिया हुआ है, आ गया पावर। वॉल्यूम मीटर क्यूब में डालना पड़ेगा, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होती है, मैंने अभी बताया। उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी पर मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब। यस। डेंसिटी लोगों को मालूम नहीं है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास शुड बी इन केजी, वॉल्यूम शुड बी इन मीटर क्यूब, सो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब।
वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मेनी केजी पर मीटर क्यूब, कितना आ जाएगा आंसर? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मेनी केजी पर मीटर क्यूब? 10⁻⁻, रॉन्ग आंसर, 10⁻3। यस यस, देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब से क्या है? बड़ा है, 10⁻3। ये सब नहीं आ रहा यहाँ के बच्चों को, वेरी गुड। ग्राम सेंटीमीटर ये सब आता ही नहीं, अभी भी सब भूल चुके हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में, इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो अब मैं कुछ लिखने वाला हूं, ये तुमने स्कूल लेवल पढ़ा होगा, जो तुमको पढ़ना चाहिए था कायदे से, तुमने पढ़ा नहीं है वो अलग बात है। 1 लीटर इज हाउ मेनी ml? 10⁻3 ml। अच्छा, 1 ml इज हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? 1 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखो, ये जो लोग बाइक चलाते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर होता है ना, सीसी बाइक, क्यूबिक सेंटीमीटर वही है, वॉल्यूम, स्टोरेज ऑफ ऑयल। फिर कैन आई राइट 1 लीटर विल बी इक्वल टू 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। भाई ml के बदले क्या डाल दिया? सेंटीमीटर क्यूब डाल दिया। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मेनी मीटर क्यूब? देखो 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मीटर? 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मीटर? 10⁻²। क्या होगा? 10⁻²। अब क्या करो, दोनों साइड क्यूब कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बिकम इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे डाल दो 1 लीटर इज हाउ मेनी मीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 1 लीटर विल बी इक्वल टू 10⁻3 और सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया? 10⁻6, तो -6 मीटर क्यूब। तो कितना आ जाएगा ये? 10⁻3 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁻3 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा वॉल्यूम? अब तुम्हारा 40,000 लीटर है, तो कितना हो जाएगा? 40,000 लीटर को किसमें कन्वर्ट करूंगा? मीटर क्यूब में। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 10⁻3। तो कितना आ जाएगा आंसर? अब वॉल्यूम 10⁻4 है और ये, तो कितना आ गया? 40 मीटर क्यूब। ये तुम्हारा सिर्फ वॉल्यूम आया। अभी देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। स्टूपिड लोग ये सब करना नहीं था, सिर्फ डायरेक्टली लिखना था 10⁻3। अब डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी का सिंबल सबको पता है क्या होता है? एसएससी वाले आज तक कौन सा डेंसिटी का सिंबल यूज करे थे? डी, रो होता है, ये यूज करेंगे, रो। ठीक है, ये दिया हुआ है 0.9। इसको पहले कन्वर्ट करो किसमें? केजी पर मीटर क्यूब में। तो वो अगर कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा 0.9 इंटू 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब। तो रो तुम्हारा हो जाएगा 0.9, कितना हो गया ये? 900 केजी पर मीटर क्यूब। ये तुम्हारा आ गया डेंसिटी। अब तुम्हारी सब ऐसा यूनिट में आ गई। अब तुमको निकालना है मास। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है? 40 और डेंसिटी कितनी है? 900। कितना हो जाएगा ये? 36,000 केजी। ये तुम्हारा आ गया मास। अब तुमको निकालना है पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। यहां पे वर्क हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा mgh/t। मास कितना आया है? 36,000। g की वैल्यू 10। h कितना दिया हुआ है? h भी 10 दिया हुआ है, तो h भी 10। और टाइम कितना दिया है? हाफ आवर। हाफ आवर इज हाउ मेनी मिनट्स? 30 मिनट्स इज हाउ मेनी सेकेंड्स? 180। कितना हो जाएगा? 1800। अब तो सिंपल मैथ, 2 0 गया, 18 1 जा 18 2 जा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2000 वॉट
या 2 किलोवाट। दैट्स योर आंसर। वॉल्यूम निकाला, डेंसिटी निकाला, मास से मल्टीप्लाई किया, पावर में डाला फॉर्मूला, पावर आ गया। 2 किलोवाट शुड बी द आंसर। ये सब जो मैंने किया है ना, ये सब तुम्हारे स्कूल लेवल पे तुमने कर गया। 7th 8th ग्रेड में शायद पढ़ाते होंगे स्कूल में, अगर स्कूल गए हो तो ये पढ़ाते हैं स्कूल में। तुमको देख के लग नहीं रहा तुम स्कूल गए हो, ये सब आना चाहिए। और मुझे मत बोलो प्लीज कि तुम लोग कोविड बैच के, तुम लोग बिल्कुल भी कोविड बैच के लोग नहीं हो, तुम स्कूल डेफिनेटली गए होंगे। कोविड बैच तुम्हारा होगा 5th 6th, ये 6th में नहीं पढ़ाते बेटा, ये 7th 8th में पढ़ाते हैं, 8th 9th 10th सब में पढ़ाते हैं वॉल्यूम और डेंसिटी। हो गया? कॉपी करके करो, फिर सॉल्व करो। ये सिंबल होता है डेंसिटी का, इसको बोलते हैं रो। ये ग्रीक सिंबल है, इसको रो बोलते हैं। इसको तुमने अभी करंट में यूज किया होगा। करंट में किसके लिए यूज किया था इसको? रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए यूज किया होगा। ये फॉर्मूला में आया था, आंसर देखो फॉर्मूला में आया था। वाओ, वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब याद रखो अब लाइफ लॉन्ग। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मेनी केजी पर मीटर क्यूब? 10⁻3। 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना है हमेशा। चलो अगली क्लास, अब ये इसका रिवीजन करेंगे हम लोग। मैं 5-10 क्वेश्चन दूंगा बोर्ड पे कन्वर्जन वाले, केजी पर मीटर क्यूब टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर टू मिलीमीटर, सेंटीमीटर टू माइक्रोमीटर, ये सब हम लोग करेंगे ताकि ये सब आना चाहिए आगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही सब आने वाला है। तो आंसर हमारा मैच हो रहा है क्या? 2 किलोवाट। चलो फटाफट कॉपी करो। मास का फॉर्मूला याद रखो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। Done? Okay, next question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। 2 किलोवाट आ गया ना आंसर? सही है। Solve another question which is not related to physics at all. This is again logical question. 10 identical masses m each are connected one below the other with the 10 strings. Holding the topmost string, the system is accelerated upwards with the acceleration of g by 2. What is the tension in the string from the top? Topmost string being the first string. सब क्वेश्चन में दिया है। हाँ देखो, इंग्लिश क्या? ये इंग्लिश है। 10 identical masses m each are connected one below the other with 10 strings. मतलब एक मास m, फिर और एक m और एक m ऐसे करके 10 masses दिए हुए each of mass m, और सब कैसे कनेक्टेड है? लोग एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग सेम नहीं है गाइस, स्ट्रिंग क्या है? अलग अलग है। ठीक
ठीक है, वो बोल रहा है पूरा का पूरा सिस्टम है जो वो पूरा ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, कितने से, g/2 से, इट्स एक्सेलरेट अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/2, g/2 से पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, पूरे 10 के 10 मासेस ऊपर जा रहे हैं। वो बोल रहा है व्हाट इज द टेंशन इन द सिक्स्थ स्ट्रिंग, सिक्स्थ स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा फ्रॉम द टॉप मोस्ट स्ट्रिंग बीइंग द फर्स्ट स्ट्रिंग। स्टार्ट, सॉल्व करो, आंसर्स का निकालो, चलो फटाफट। जी की वैल्यू लेनी नहीं ना, आंसर तुम्हारा जी में आने दो, जी में ले आने दो आंसर, क्योंकि एम की वैल्यू दी नहीं तो जी की वैल्यू करोगे क्या। वाओ 6 आएगा। एज आई सेड ये आंसर रॉन्ग हो सकते हैं, क्वाइट पॉसिबल। 7.2 है, सॉल्व तो ये क्वेश्चन पे भी सब ढेर खत्म। देखो अगर ये तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे तो मैं तुमको होमवर्क दे दूंगा, ये तुमको खुद से सॉल्व करना है वाला। दिस इज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन। देखो आवाज करके भी तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो तुमको चांस दे रहा हूँ, डिस्कस करो। प्रॉब्लम है कि तुम्हारे आसपास के लोगों का आईक्यू लेवल वही है जो तुम्हारा है, तुम लोग खुद सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, डिस्कस करने के बाद भी। करके दिखा दो कितना आंसर आएगा, चलो। दूसरे को बोल रहा है सॉल्व कर, खुद भी ट्राई कर बेटा, छोड़ दे वो मत बात कर, खुद से ट्राई कर सॉल्व करने की। सीईटी में तो खुद से देना ना पेपर, सब लोग साथ में बैठ के तो देने वाले नहीं है। थोड़ा दिमाग यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करो एटलीस्ट। लेंथ को क्या करना है, और मासेस सेम है सबका, ईच आइडेंटिकल मासेस है ना, एम ईच। अबे स्ट्रिंग्स तो मासलेस है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है भाई, स्ट्रिंग मासलेस है। Finished? You have to use Newton's second law of motion। अभी तो आएगा टेंशन फोर्स ना भाई, एक्सेलरेट हो रहा है ना ऊपर, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो यूज करना ही पड़ेगा, एक्सेलरेशन हो रहा है। चलो टाइम अप, तुम सॉल्व नहीं कर पाए मतलब ये क्वेश्चन। अब देखो मैं जो तुमको मेथड बता रहा हूँ ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, इससे तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फटाफट। एक लॉन्ग मेथड भी है, वो पूरा कैलकुलेशन वाला है। पहले मुझे बताओ, सपोज एक ब्लॉक है, उसका मास m है और उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, तो इसका वेट कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे की तरफ, ये mg हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, टेंशन फोर्स, बराबर है। अच्छा अब अगर ये सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी, टेंशन। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, T माइनस mg इज इक्वल टू वॉट, ma। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमने कहा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, ये तुम्हारे नेट फोर्स है और ये तुम्हारा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमको कुछ इसी तरीके से सिमिलर चीज़ें करनी है हमको इस क्वेश्चन में। तो क्या बोल रहा है वो, इस तरीके से एक स्ट्रिंग में बांधा पहले ये, फिर दूसरे में बांधा ये, तीसरे में बांधा ये, फोर्थ 1 2 3 4 5 6, हमको सिक्स्थ स्ट्रिंग में निकालना है, राइट। एंड द टॉप वन बीइंग द फर्स्ट स्ट्रिंग, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पे निकालना है हमको, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मास m, ये भी हो गया 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 मास m। अच्छा हर स्ट्रिंग में टेंशन फोर्सेस क्या होगी, अलग अलग होगी, स्ट्रिंग सेम थोड़ा ना है, सब में टेंशन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ पे होगी T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3, यहाँ पे T4, T5, यहाँ पे क्या होगी, T6 होगी। मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे T6। मुझे सिर्फ T6 निकालना है, मुझे पहले की तो निकालनी नहीं, मुझे सिर्फ T6 निकालना है। अच्छा इसके नीचे का जो सिस्टम है, इसके नीचे कितने मासेस होंगे, और 4 कैसे होंगे, 5 होंगे भाई। इसके नीचे कितने, एक ये और आगे के भी तो होंगे, 1 2 3 4 5 6 है,
तो ये 6 को गिनेंगे तो और कितने होंगे नीचे, 5 होंगे। कितने होंगे, 5। मतलब नीचे का पूरा सिस्टम का मास टोटल कितना हो गया, 5m। कितना हो गया, 5m। कितना समझ में आ रहा है, बस हो गया सॉल्व, ये हो गया सॉल्व। देखो ध्यान से देखो, पूरा सिस्टम कितना हो गया, 5m बराबर। नीचे का पूरा सिस्टम कितना हो गया, 5m हो गया टोटल मास। अच्छा, इसका वेट कितना हो जाएगा, 5mg। वेट इज नथिंग इक्वल मास इनटू जी। और ऊपर टेंशन फोर्स कितनी लग रही है, T6। अच्छा, पूरा का पूरा सिस्टम किससे एक्सेलरेट हो रहा है, g/2 से। तो ये भी कितने से होगा, g/2 से होगा। पूरा सिस्टम भी g/2 से आ रहा है, तो ये भी कितने से होगा, g/2 से। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है भाई, g/2 से। कौन सी फोर्स बड़ी होगी, T6। तो उसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, T6 माइनस 5mg इज इक्वल टू 5m इंटू g/2। भाई ए की वैल्यू g/2 है ना, ए की वैल्यू कितनी है, g/2 है। बस अब तो सॉल्व कर लो, ये हो गया सॉल्व। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया 5mg/2 प्लस कितना हो गया, ये 5mg हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15। तो कितना हो गया, 15mg/2। 15mg/2 करोगे तो कितना आएगा, 7.5 mg इज द आंसर। ये तुम्हारा आंसर आ गया। टेंशन इन द 6th स्ट्रिंग कितना आ गया, 7.5 mg आ गया। ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अब तुमको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा तो तुम किसी भी स्ट्रिंग में निकाल सकते हो। वो बोलेगा कैलकुलेट टेंशन इन द 4th स्ट्रिंग। तो क्या करेंगे हम लोग, 1st, 2nd, 3rd, 4th यहाँ पे निकालना है। इसके नीचे के जितने भी मासेस होंगे वो सब टोटल मास हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो T4 माइनस 7mg इज इक्वल टू 7m इंटू g/2। उससे टेंशन स्ट्रिंग इन द 4th स्ट्रिंग आ जाएगा। दिस इज द शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड ये, T1 निकालो, T2 निकालो, T3 निकालो, T4 निकालो, T5 निकालो, सब में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर सेम ही आएगा। दिस इज द शॉर्ट मेथड टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कॉपी करो प्लीज, थोड़ा दिमाग यूज करो तो तुमको भी आता है। ये बातचीत करोगे तो कैसे आएगा, फिर बोलते फिजिक्स समझ में नहीं आता है। अरे बातचीत कर रहे हो, हाँ ही कर रहे हो, ठीक है भाई थोड़ा करो। तुम हर क्वेश्चन में कर रहे हो, मैं जब तुमको टाइम दे रहा हूँ सोचने का, तुम सोच भी नहीं रहे हो क्वेश्चन के बारे में, फिर बोलते हो फिजिक्स टफ है। अपने को टेंशन 6 स्ट्रिंग निकालनी, ऊपर का अपने को कुछ भी लेना नहीं है, जो भी है नीचे का लेना देना है। नीचे 5 मासेस बच रहे हैं, इसको गिन के नीचे और 4 है, तो पूरे टोटल 5m हो गया टोटल मास। तो मैंने 5m ले लिया FBD बना के। तो तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जो आंसर दिया है वो क्या है, रॉन्ग आंसर है। वो 6mg इज अ रॉन्ग आंसर, इट शुड बी 7.5 mg। तो अगर तुम्हारी बुक में उसको चेक कर दिया, ठीक से करेक्ट कर दिया, तो वो सही है आंसर। फिर फिनिश्ड। सिमिलरली सब निकाल के दिखाएंगे। व्हाट इज द टेंशन इन द 4th स्ट्रिंग। टेंशन इन द 4th स्ट्रिंग कितना होगा वो भी करो, प्रैक्टिस करो। अभी अभी मैं टाइम दे रहा हूं। याद रखो ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है उसको काउंट करना है, वो फर्स्ट स्ट्रिंग है तुम्हारी। टॉप मोस्ट स्ट्रिंग बीइंग द फर्स्ट स्ट्रिंग दिया है क्वेश्चन दोनों में। मेरे को पूछ क्या हो गया रे, पूछ क्या हो गया। 15 mg तो आ रहा है, 15 mg/2। अरे एलसीएम ले रहे बाबा, 2 एलसीएम लिया ना, 2 × 5 10 हो जाएगा ना। तो 10 mg प्लस 5 mg कितना होगा, 15 mg। 15 mg/2 कितना आ गया, 7.5 आ गया। और ये तो एलसीएम लिया है मैंने। तुम्हारा आना चाहिए T4 माइनस 7 mg इज इक्वल टू 7m इंटू g/2, ये आना चाहिए। तो 2 7 ज़ा 14, 14 7 ज़ा 21, 10.5 mg should be the answer. 10.5 mg should be the answer. क्या आया आंसर, 10.5। 10.5 समझ में आ गया ना भाई। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4th स्ट्रिंग लेनी है। तो इसके नीचे का पूरा मास लेना है हमको। कितना मास बचेगा, ऊपर 3 चलेगा तो कितना बचा नीचे, 7।
टोटल मास 7m हो गया, तो तेरा FBD यहाँ पे 7m आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7mg आ जाएगा। फिनिश्ड। अरे और दूसरों के बारे में चिंता मत करो, जिसको छुट्टी लेना लेने दो, खुद का देखो। फालतू बातें कर रहे हो, वो दो छुट्टी लेता है, ये छुट्टी लेता है। अगले क्लास आओगे तो बेटर प्रिपेयर करके आओ अच्छे से। कन्वर्जन करवाऊंगा बोर्ड पे मैं, वो नहीं आएगा तो रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, इंसल्ट होगी तुम लोगों की, बता रहा हूँ मैं। पढ़ के आना अच्छे से कन्वर्जन, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सब क्या आता है, ये सब आना चाहिए। नेक्स्ट, कौन बोला टाइम ऑफ? 10 बजे तक का है। कौन बोला ये? 7:30 to 10 कॉलेज है निर्मला। तुम लोग कॉलेज है आज? चलो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फिर छोड़ता हूँ। ये कर लो एक बार। अरे देखो ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि देखो ये कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड है। कॉस्मोलॉजी देखो, गैलेक्सीज गैलेक्सीज का बता रहा है।